किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। एक लड़की थी मुनिया, जो अपने पिता और सौतेली माँ कलावती के साथ गांव में रहती थी। मुनिया बेहद साधारण जीवन जी रही थी, मगर उसकी सुंदरता लाजवाब थी। गोरी चमड़ी, नाजुक नैन नक्श। वह 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने पढ़ाई छुड़वा दी थी। कलावती का तर्क था कि जब आगे जाकर नौकरी ही नहीं करनी है तो पढ़ाई पर पैसे क्यों बर्बाद किए जाए। इसी कारण मात्र 10 साल की उम्र में मुनिया को घर के कामों में लगा दिया गया। मुनिया बिना कोई सवाल किए हर बात मानती थी और घर के सारे काम संभालने के साथ साथ अपने सौतेले भाई बहनों की देखभाल भी करती थी। इतनी छोटी उम्र में ही उसने बड़ी समझदारी दिखानी शुरू कर दी थी। एक दिन अचानक गांव के जमींदार और सरपंच सुमेर सिंह मुनिया के घर आए। उस वक्त मुनिया रसोई के बर्तन धो रही थी। कलावती ने जब सुमेर सिंह को देखा तो बोली, जी, हम आपको नहीं पहचानते, आप कौन है? सुमेर सिंह ने अपनी गर्जन भरी आवाज में कहा, मैं पास वाले गांव का मुखिया हूं। ये लड़की जो बर्तन धो रही है, क्या ये तुम्हारी बेटी है? कलावती ने उत्तर दिया, हाँ, ये मेरी बेटी है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सुमेर सिंह ने कहा, हम अपने बेटे अमर सिंह की शादी तुम्हारी बेटी से करवाना चाहते हैं और इसके बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। क्या तुम्हें यह मंजूर है? कलावती ने कुछ पल के लिए सोचा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुनिया की वजह से इतना बड़ा मौका मिलेगा। वह अपने फूस के बने घर को देख रही थी और बोली, देखिए जी, 2 लाख रुपए चाहिएंगे मुझे। इतनी खूबसूरत और सीधी लड़की तुम्हें पूरे गांव में नहीं मिलेगी। सुमेर सिंह ने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है, पर एक शर्त है। आज से ये लड़की घर का कोई काम नहीं करेगी और बाहर भी नहीं निकलेगी। हम नहीं चाहते कि हमारी बहू पर कोई गैर आदमी नजर डाले। 1 हफ्ते में शादी होगी। तुम पैसों और तैयारी की चिंता मत करना, सब इंतजाम हम कर लेंगे। कलावती ने खुशी से कहा, जी, जैसा आप कहें, पर हमें अपने पैसे मिल जाएंगे ना? सुमेर सिंह बोले, मेरे शब्द पत्थर की लकीर है। शादी से 1 दिन पहले तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे। कलावती ने कहा, तो फिर ये रिश्ता पक्का समझिए। आज से मुनिया घर से बाहर नहीं जाएगी। सुमेर सिंह मुस्कुराते हुए बोले, तुम बहुत समझदार हो। कलावती ने भी हंसते हुए जवाब दिया, गरीब है साहब, समझदारी तो दिखानी ही पड़ती है। सुमेर सिंह वहां से चले गए और कलावती ने मुनिया को बुलाया। उसने कहा, मुनिया, आज से तुम घर का कोई काम मत करो। आओ मेरे पास बैठो। मुनिया को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ये बदलाव क्यों हो रहा है, लेकिन वह चुपचाप हाथ धोकर अपनी मां के पास खड़ी हो गई। कलावती ने कहा, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा रिश्ता आया है। पड़ोसी गांव के मुखिया ने अपने बेटे अमर सिंह के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। सुना है उनके पास कई हवेलियां हैं। वहां तो नौकर चाकर होंगे, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं होगी। बस आवाज लगाओ, खाना हाजिर। मुनिया ने कहा, पर मां, वे लोग हमसे शादी क्यों करना चाहते हैं? कलावती बोली, क्यों नहीं करेंगे? तुम जैसी सुंदर और समझदार लड़की उन्हें कहां मिलेगी? इसी वजह से वो रिश्ता लेकर आए हैं। 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी होगी और सारा खर्चा भी वही लोग उठाएंगे। मुनिया ने बर्तन धोने के लिए वापस जाने की कोशिश की, मगर कलावती ने उसे रोक लिया और कहा, अब से कोई काम नहीं करना मुनिया। मुनिया दरवाजे के पास ठिठक कर कुछ देख रही थी। तभी कलावती उसके पास आकर बोली, अब से सारा काम हम करेंगे, तू बस आराम कर। मुनिया तो अपनी सहेली मंजूरी से मिलने जाने ही वाली थी जब कलावती ने उसे रोक लिया और कहा, अब घर से बाहर जाना भी बंद। जिसे मिलना है उसे घर में ही बुला लेंगे। मुनिया ने सिर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मां अचानक इतनी फिक्रमंद क्यों हो गई है। मां, जो हमेशा उसे ताने मारती रहती थी कि एक छोटा सा काम करने में भी कितना वक्त लगाती है, शायद अब जब वो यहां से जाने वाली है, इसीलिए मां का इस तरह ध्यान रखना स्वाभाविक हो गया है। आखिर मां तो मां होती है, चाहे कैसी भी हो। विचारों में डूबी मुनिया रात के 8 बजते बजते सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके पिता हरिया थके हारे घर लौटे। कलावती ने उनके हाथ मुंह धुलवाकर पास बैठाते हुए कहा, आपको एक खुशखबरी सुनानी है? हरिया ने हैरानी से पूछा, खुशखबरी? कैसी? कलावती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखिए, मुनिया का रिश्ता तय हो गया है, पड़ोस के मुखिया सुमेर सिंह के बेटे से।
हरिया चौंकते हुए बोले, इतने बड़े आदमी का हमारे गरीब घर से रिश्ता क्यों? कलावती ने कहा, आप तो हर बात में नुक्ताचीनी करने लगते हैं। सोचना चाहिए कि हमारी मुनिया वहां रानी बनकर रहेगी। वो हमारे सारे खर्चे उठाएंगे और ऊपर से 2 लाख रुपये भी देंगे। हरिया सोच में पड़ गए और बोले, पक्का लड़के में कोई कमी होगी, नहीं तो वो हमें इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? ऐसा रिश्ता मत करो, मैं अपनी बेटी को जानबूझकर कुएं में नहीं धकेल सकता। कलावती ने गुस्से में आंखें तरेरते हुए कहा, आप चुप ही रहिए। सालों से एक महंगी साड़ी भी नहीं दिला पाए और बात करते हो जैसे कहीं के राजा हो। हमारी मुनिया का इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है और आपको चैन नहीं आ रहा। अगर आपको कोई परेशानी है तो हम अकेले ही सब कुछ संभाल लेंगे। हरिया ने उदास होकर कहा, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। फिर वह खाना खाकर बाहर आंगन में सोने चले गए और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। चिंता उनके दिल में गहराई से बैठ गई थी। आसमान की ओर देखते हुए हरिया बुदबुदाए, भगवान हमें माफ करना। गायत्री, मुनिया का ठीक से ख्याल नहीं रख पाए। तेरे जाने के बाद हम और मुनिया बहुत अकेले हो गए थे। 2 साल की बच्ची को संभालना और खेत का काम करना आसान नहीं था, इसलिए हमने तेरी छोटी बहन से शादी कर ली। लेकिन हमें नहीं पता था कि मौसी कभी मां नहीं बन सकती। अब हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी बेटी की रक्षा करना। इसी उधेड़बुन में उनकी आंखें बंद होने लगी थी कि अचानक उन्हें किसी ने चादर उठाई। हरिया हड़बड़ाकर उठे और देखा कि मुनिया मुस्कुराते हुए बोली, अभी तक जाग रहे हो बापू? हरिया उठकर बैठ गए और मुनिया को पास बिठाकर बोले, तू भी जाग रही है बिटिया? क्या बात है, नींद नहीं आई? मुनिया बोली, आज मां ने कोई काम नहीं करने दिया, इसलिए थकान नहीं हुई और नींद भी नहीं आई। हरिया ने कहा, तू इस रिश्ते से खुश है ना? मुनिया बोली, आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं बापू। हरिया ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मेरी लाडली बड़ी समझदार हो गई है, अब जाकर सो जा। मुनिया अपने भाई बहनों के पास जाकर सो गई और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। मुनिया के घर के बाहर 2 शानदार गाड़ियां आकर रुकी। एक से उतरी सुमेर सिंह की पत्नी बिमला देवी और दूसरी गाड़ी से 4 नौकर हाथों में भारी थाल लिए हुए बाहर आए। बिमला जी की भारी भरकम महंगी साड़ी, सिर से पैर तक पहने सोने के गहनों में वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष की थी और उनका चेहरा ऐसा चमकदार था कि जवान लड़कियां भी उनके सौंदर्य के सामने फीकी लगती। उनके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी जब वो मुनिया के घर में कदम रखी। नौकर भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए थाल लेकर उनके पीछे चल दिए। जैसे ही बिमला जी ने नौकरों को निर्देश दिया कि थाल अंदर रखे, तभी मुनिया बाहर आ गई। मुनिया को देखते ही बिमला जी समझ गई कि यही उनकी होने वाली बहू है, क्योंकि साधारण कपड़ों में भी उसकी सुंदरता अलग ही निखर रही थी। मुनिया ने बिमला जी को देखकर थोड़ी झिझक महसूस की, पर जल्दी ही खुद को संभालते हुए उनके पैर छूने के लिए झुकी। बिमला जी ने उसे तुरंत उठाया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोली, तुम ही मुनिया हो ना? हमेशा खुश रहो बेटी। मुनिया ने सर हिलाकर हामी भरी। फिर बिमला जी ने कहा, मैं सुमेर सिंह की पत्नी हूं। मुनिया ने जवाब दिया, हाँ जी, वो घर पर नहीं है। मुनिया ने अपनी छोटी बहन मुन्नी को बुलाने भेजा ताकि वो सुमेर सिंह को बुला सके। बिमला जी खुद मुनिया के पास बैठ गई और मुनिया को अपने पास बुलाते हुए बोली, मुझे माँ कहो बेटी। माँ जी नहीं। फिर उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मुझे हमेशा से एक बेटी की चाहत थी जो अब तुम्हारे रूप में पूरी हो गई है, लेकिन तुम्हारी किस्मत की बात सोचकर मेरा दिल दुखता है। भगवान ऐसी किस्मत किसी बेटी को न दे। ये कहते कहते बिमला जी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए ताकि कोई देख न सके। उधर पड़ोस में कलावती अपनी तारीफों के पुल बांध रही थी कि उसने मुनिया के लिए कितना अच्छा घर और दूल्हा चुना है। पड़ोस की औरतें उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी, क्योंकि गरीब घर में अमीर घराने का रिश्ता आना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कलावती ने मुनिया का सौदा पैसे के लिए किया था। कलावती इतनी लालची थी कि वो पैसों के लिए किसी को भी बेच सकती थी। मुनिया तो फिर भी उसकी सौतेली बेटी थी। जैसे ही कलावती ने गाड़ी की आवाज सुनी, वो भागती हुई अंदर आ गई। बिमला जी की राजसी पोशाक देखकर वो समझ गई कि ये लोग सुमेर सिंह के घर से ही आए हैं। उसने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर
विमला जी के सामने हाथ जोड़ दिए। विमला जी खाट से उठकर कलावती के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तो आप हमारी समधन है? इतना कहकर उन्होंने कलावती को गले लगा लिया। कलावती ने विमला जी से अलग होते हुए कहा, आप तो एकदम रानी जैसी लग रही है। ये गहने तो कम से कम 8-10 लाख के होंगे। विमला जी ने हंसते हुए कहा, मुझे ये गहने बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सुमेर सिंह जी को पसंद है, इसलिए पहन लेती हो। कीमत की मुझे जानकारी नहीं, पर ये गहने मुझे जंजीरों जैसे लगते हैं। कलावती बोली, आप लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी है, बिल्कुल आजाद पंछी जैसे। इस पर विमला जी ने गंभीर होकर कहा, आप शायद हमारी हवेलियों की सच्चाई नहीं जानती, अगर जानती तो कभी ऐसी बातें नहीं करती। फिर उन्होंने नौकर को बुलाकर कहा कि थाल से कपड़े हटाओ। नौकर ने तुरंत उनकी आज्ञा मानी और सभी थालों से कपड़े हटा दिए। एक थाल पूरा बेशकीमती गहनों से भरा हुआ था, दूसरे में मुनिया के घर वालों के लिए महंगे कपड़े और गहने थे, तीसरे थाल में 500 रुपये की 20 गड्डियां थी और चौथे में मुनिया के लिए महंगी साड़ियां थी। कलावती हैरान होकर सबको देख रही थी, उसकी आंखें मानो चकाचौंध हो गई थी। तभी विमला जी ने कहा, ये सभी चीजें शुभ संकेत के लिए है। अगर शादी के खर्च में पैसे की कमी हो तो बिना संकोच बताना, हम और भेज देंगे। अच्छा, अब हमें चलते हैं। कलावती ने कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, हम अभी चाय और नाश्ता लाते हैं। विमला जी ने जवाब दिया, नहीं, अभी तो हमें शादी की तैयारियां करनी है। अब बेटी का घर है, आना जाना तो लगेगा ही। चाय और नाश्ता हम फिर कभी कर लेंगे। इतना कहकर विमला जी ने हाथ जोड़ दिए तो मुनिया ने उनके पैर छू लिए। विमला जी ने मुनिया को गले से लगा लिया। कलावती हाथ जोड़कर विमला जी को गाड़ी तक छोड़ने आई। जब वे गाड़ी के पास पहुंचे, एक नौकर ने कार का बैक डोर खोला और विमला जी बैठ गईं। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उनके पीछे दूसरी कार भी चल पड़ी, जिसमें 4 नौकर बैठे थे। उनके जाने के बाद कलावती घर के अंदर आई और नोटों को गिनना शुरू किया। चूंकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बार बार गिनती भूल जाती थी। मुनिया वहीं खड़ी सब देख रही थी। कलावती झल्लाते हुए बोली, इतने पैसे हैं कि बार बार गिनती भूल जाती हो, क्या करूं? मुनिया ने कहा, कलावती, तुम तो 5वीं पास हो ना, गिनती तो तुमसे बेहतर आती है। मुनिया ने सिर हिलाया तो कलावती ने कहा, फिर देर किस बात की, जल्दी से गिनकर बता दो कितना पैसा है। मुनिया पैसे गिनने लगी। उसने इतने पैसे अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे, लेकिन 1 घंटे के भीतर उसने सारे पैसे गिन लिए। कलावती ने मुनिया की तरफ देखा और कहा, जल्दी बताओ कितना पैसा है, हमें इंतजार नहीं हो रहा। मुनिया ने उत्तर दिया, 2 लाख रुपए है। कलावती चकित रह गई। क्या, 2 लाख रुपए? मुनिया ने कलावती के कंधे पर हाथ रखा तो कलावती थोड़ी होश में आई और बोली, वाह, यही तो पैसा हमें शादी के बाद मिलने वाला है। हम भी कितने पागल हैं, अगर 4 लाख मांग लेते तो शायद मिल जाते। कलावती माथे पर हाथ रखकर सोचने लगी। उसकी नजर गहनों पर पड़ी। एक एक करके सारे गहने पहनकर वह आईने के सामने बेड पर बैठ गई। उसे यह भी ध्यान नहीं था कि शाम का खाना बनाना है। वह सोच रही थी, आज तो तू किसी महारानी से कम नहीं लग रही। अगर तू मुनिया जैसी जवान होती तो तेरा ब्याह भी अमीर घर में होता। तू बेड पर बैठी होती और सब कुछ पल भर में आंखों के सामने होता। कलावती इसी तरह अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी जब हरिया ने उसे कमरे में खोजते हुए पाया। गहनों में लदी हुई कलावती ने ख्यालों में खोई हुई थी। 1-2 बार आवाज देने पर भी जब कलावती ने नहीं सुनी तो मजबूरन हरिया ने उसे हिलाया। कलावती का सपना टूट गया और उसने हरिया पर चिल्लाते हुए कहा, कैसा पति मिला है, एक तो कुछ लाकर नहीं देता और ऊपर से सपने भी देखने नहीं देता। हरिया ने अनसुना करते हुए पूछा, ये गहने किसके हैं? कलावती ने चमकते हुए हाथ दिखाते हुए कहा, मुनिया के लिए आई है। हरिया ने कहा, तो तुमने क्यों पहन लिए? जाओ, सब वापस रख दो। कलावती ने 3 गहने चुराकर अपने सामान में रखी है और बाकी मुनिया के कमरे में रखने के लिए जाने लगी। तभी हरिया ने उसे रोका और कहा, इतना लालच ठीक नहीं है, अगर लोगों को पता चल गया तो हमें गोली से उड़ा देंगे। कलावती ने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, आप बेकार डरते हैं, समझाना भी बेकार है। हरिया ने सोचा, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना ला दो। कलावती ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हम तो खाना बनाना ही भूल गए, ऐसे ही सो जाओ।
सब पढ़ के आभारी है। मुनिया बोली, बाबा हम खाना बना चुके हैं, बैठिए हम लाते हैं। हरिया ने पूछा, मुनिया और मुन्नी कहाँ हैं? छोटे बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे। मुनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने दोनों को खाना खिलाकर सुला दिया है। हरिया ने मुनिया के सिर पर हाथ रखकर कहा, जुग जुग जियो मेरी बेटी। मुनिया ने अपने पिता हरिया को खाना देकर अपनी माँ कलावती को बुलाया और कहा, माँ हमने खाना बना लिया है, चलिए हम दोनों भी खा लें। कलावती ने जवाब दिया, मुनिया आज हम बहुत थक गए हैं। अच्छा किया तुमने खाना बना लिया, नहीं तो पूरी रात जागनी पड़ती। लेकिन कल से एक भी काम नहीं करोगी, नहीं तो तुम्हारे ससुर को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ काम कर रही हो और हमें माफ नहीं करेंगे। दुनिया ने कहा, ठीक है अब सब छोड़ो और खाना खा लो। कलावती मुनिया के साथ खाना खाने के लिए कमरे से बाहर आ गई और सब ने भोजन का आनंद लिया। खाना खाकर मुनिया ने बर्तन समेटे और सोने के लिए चली गई, लेकिन उसकी आंखों में आज भी नींद नहीं थी। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद खुशी के मारे दीवानी हो जाती, पर मुनिया कुछ अलग थी। उसे अपनी सादी सादी जिंदगी ही पसंद थी। उसके मन में तमाम ख्याल घूम रहे थे, क्या वो एक साधारण गांव की लड़की होकर इतने बड़े घर में जी पाएगी? लेकिन फिर उसने अपने दिल को यह सोचकर तसल्ली दी कि उसकी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी है। जब उन्होंने उसे गले लगाया था तो कितना अपनापन महसूस हुआ था। वे तो सब कुछ सिखा ही देंगी। अगले दिन से शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। कलावती ने अपने हिसाब किताब में चालाकी से 50,000 रुपए तक बचा लिए। शादी के दिन सुमेर सिंह ने सब इंतजाम खुद संभाले। खाने से लेकर बाकी सारे कामों के लिए आदमी लगा दिए गए थे। गांव के पास वाले बड़े मैदान में मेहमानों और बारातियों के लिए टेंट लगा दिया गया था। वहां जो पकवान बनाए जा रहे थे उनकी महक दूर दूर तक फैल गई थी। इतने पकवान तो गांव वालों ने कभी खाए तक नहीं थे जितने आज परोसे जा रहे थे। कई दिनों से जिन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं हुआ था वे भी आज दिल खोलकर खा रहे थे और अगले दिन के लिए भी साथ ले जा रहे थे। सुमेर सिंह ने पूरे गांव को दावत दी थी, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था और दरिया दिली दिखाने का भी। चुनाव पास आ रहे थे और ये अच्छा मौका था कि लोग उन्हें अगली बार विधायक पद के लिए चुने। गांव के सारे लोग सुमेर सिंह की दरिया दिली की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वैसे भी गांव में खबरें आग की तरह फैलती हैं। बड़े लोग अक्सर गरीबों को अपनी तरफ खींचने के लिए रोटी का सहारा लेते हैं। गरीबों के लिए बेटी का होना किसी श्राप से कम नहीं होता। जितना कमाते हैं वो रोज की जरूरतें पूरी करने में ही खत्म हो जाता है, और ऊपर से बेटी के दहेज का बोझ। ये गले में फंसा ऐसा कांटा है जो जिंदगी भर सुकून से जीने नहीं देता। लेकिन सुमेर सिंह ने न सिर्फ गरीब की बेटी को अपनाया बल्कि शादी का सारा खर्चा भी खुद उठाया। कलावती के तो मजे ही मजे थे। उसे भारी भरकम साड़ियां और गहने तोहफे में मिल रहे थे। वह खुद को किसी महारानी से कम नहीं समझ रही थी। आसपास की किसी औरत के पास न इतने गहने थे न ही इतनी महंगी साड़ी। दिन भर वह अपने गहने और साड़ी आसपास की औरतों को दिखाने में मस्त थी। अंदर ही अंदर बाकी औरतों को जलन हो रही थी और वे बस यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि काश उनकी बेटी भी मुनिया की तरह सुंदर होती तो आज उनके घर भी यही ठाट बाट होते। पर किसी को क्या पता कि इन बड़ी बड़ी हवेलियों में कितने राज्य छुपे होते हैं। ये तो हवेली की दीवारें ही जानती है। कलावती जब ज्यादा घूमते घूमते थक जाती तो कमर पर हाथ रखकर कहती, बाप रे, लोग सही कहते हैं, लड़की की शादी में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। सुबह से चल चल कर थक गई हूं। कोई एक गिलास ठंडा शरबत तो पिला दो। और थोड़ी देर में कोई आदमी उसके सामने शरबत लेकर हाजिर हो जाता। पास खड़ा हरिया मन ही मन कलावती को देख कुंठा महसूस करता, मगर बेचार कर भी क्या सकता था। मुनिया को सजाने के लिए शहर से ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाया गया था। आज मुनिया गहनों से लदी फदी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका लहंगा सोने के तारों से खड़ा हुआ था और उसके बालों का जोड़ा सजावट से भरा हुआ था। उसके हाथों की मेहंदी का गहरा रंग देखते ही सब कहते, बहुत भाग्यशाली है मुनिया। जिस लड़की के हाथों की मेहंदी गहरी होती है उसे पति का ढेर सारा प्यार मिलता है। अब ये कहावत सच होगी या झूठ, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो किसी ने दूल्हे को देखा भी नहीं था, बस सुना था कि अमर सिंह किसी राजकुमार से कम नहीं लगते। बारात समय पर आई और उसमें करीब 20-25 गाड़ियां थी।
इतने लोग तो मुनिया के पूरे गांव में भी नहीं थे। दूल्हा फूलों से सजे घोड़े पर सवार था, हाथ में खानदानी तलवार लिए। उसकी उम्र 33-32 साल रही होगी। गठीला बदन, मगर उम्र की लकीरें चेहरे पर साफ झलक रही थी। दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया और कलावती ने उसकी आरती उतारी। बाराती खाने का मजा लेने में व्यस्त हो गए, जबकि दूल्हे को मंडप में ले जाया गया, जहां मुनिया घूंघट में बैठी थी। शादी की रस्में शुरू हो गई और कलावती ने मुनिया का कन्यादान किया। मुनिया और उसके पिता दोनों रो रहे थे। आखिरकार मुनिया की पढ़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन हरिया को इस बात का सुकून था कि उनकी बिटिया को एक अच्छा घर परिवार मिल गया है। ऐसी किस्मत तो हर किसी की नहीं होती। उधर कलावती मन ही मन परेशान थी, क्योंकि अब उसे और पैसे ऐंठने का मौका नहीं मिलेगा। शादी पूरी रस्मों रिवाज के साथ निपट गई और फिर विदाई का समय आ गया। मुनिया अपने ससुराल जाने से पहले अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। गांव की औरतें भी उसकी विदाई पर आंसू बहा रही थी और दिखावे के लिए कलावती भी नकली आंसू बहा रही थी। जब मुनिया की बारी आई कि वह अपने पिता से विदा हो, तो वह अपने बापू हरिया के गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। हरिया की भी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी भीगी पलकों को सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। बाप बेटी एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी सुमेर सिंह की भारी आवाज ने माहौल में खलल डाल दी। उन्होंने कलावती से कहा, बहू को गाड़ी में बिठाओ, हमें देर हो रही है। कलावती ने मुनिया को समझाया और उसके पिता से अलग कर उसी कार में बैठा दिया। कार चल पड़ी और विदाई की सिसकियां पीछे छूट गईं। करीब आधे घंटे बाद दूल्हे की गाड़ी हवेली के विशाल गेट के अंदर जा खड़ी। हवेली के अंदर विमला जी नौकरानी कजरी से बोली, जाओ आरती का धान और महावर वाला थाल लेकर आओ। कजरी अंदर जाकर थाल उठा लाई। विमला जी ने मुनिया का घूंघट उठाकर उसके कान के पीछे काजल लगाया और प्यार से कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल देवी जैसी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कजरी ने आरती की थाल आगे बढ़ाते हुए कहा, मालकिन अच्छे से आरती उतारिए, नहीं तो बहू को नजर लग जाएगी। विमला जी ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रह, मेरी बहू को क्यों डरा रही है। लेकिन दिल में वो जानती थी कि कजरी गलत नहीं कह रही थी। विमला जी ने बहू बेटे की आरती उतारी, तिलक किया और मुनिया को कहा कि दाएं पैर से चावल से भरे कलश को ठोकर मारकर घर में प्रवेश करे। मुनिया ने जैसे ही कलश ठोकर मारी और फिर महावर में पैर डाला, उसकी नजर घूंघट की ओर से घर के अंदर के माहौल पर पड़ी। अमर सिंह, जो सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था, ने गठबंधन खोलकर दूर फेंक दिया। उसके कठोर और रूखे स्वभाव से मुनिया पहले ही सहमी हुई थी। सास ने संभालते हुए कहा, मेरा बेटा थोड़ा गुस्सैल है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। विमला जी ने मुनिया को प्यार से बेड पर बिठाया और कहा, थोड़ा आराम कर ले बिटिया, मैं तेरे लिए खाना मंगवाती हूँ। मुनिया आंखें बंद करके लेट गई, लेकिन घबराहट के चलते उसे नींद नहीं आ रही थी। अमर सिंह की कड़क आवाज ने उसे भीतर तक हिला दिया था। वह सोच रही थी कि जिस इंसान की आवाज से ही वह इतनी डर गई है, उसके साथ जिंदगी कैसे बीतेगी। कई विचारों के बीच उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद विमला जी ने प्यार से उसे उठाया। मुनिया हड़बड़ाकर चिल्ला उठी। विमला जी ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है। मुनिया ने उनकी आवाज सुनी तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। विमला जी ने उसका घूंघट हटाकर उसे अपने पास बिठाया और कहा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। फिर कजरी को पुकारते हुए बोली, जरा खाने की थाल लेकर आना। कजरी थाल लेकर आई और बोली, मालकिन, सच्ची में बहू तो हीरोइन जैसी लग रही है। विमला जी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बातें बनाना आ गया है तुझे, अब जा, हमें माँ बेटी को अकेले छोड़ दे। विमला जी जब कजरी के जाने के बाद वापस आई तो उन्होंने प्यार से छोटे छोटे टुकड़े बनाकर मुनिया को खिलाना शुरू किया। उनके इस ममता भरे व्यवहार को देखकर मुनिया की आंखें छलक उठी, पर ये आंसू खुशी के थे। बचपन से जिसने ताने ही सुने थे, उसके लिए पहली बार मां जैसा प्रेम महसूस करना कुछ अनमोल था। अचानक कजरी दौड़ती हुई आई और बोली, मालकिन, बड़े मालिक आपको बुला रहे हैं। विमला जी ने मुनिया को आखिरी निवाला खिलाते हुए कहा, अब मैं चलती हूँ बिटिया, अपना ध्यान रखना। विमला जी के जाते ही कजरी पास आकर बोली, इस घर में मालकिन ही ऐसी हैं जिनका दिल सच में बड़ा है।
जा, बाकी सबसे अब आपको खुद को संभालना सीखना होगा। मुनिया थोड़ी हैरानी से बोली, हम आपकी बात समझे नहीं। कजरी ने मुनिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत जल्द समझ जाओगी बहू रानी। मुनिया कजरी की बात पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन उसकी बातें सुनकर थोड़ा बेचैन जरूर हो गई। थोड़ी ही देर बाद विमला जी फिर से मुनिया के पास आई और बोली, चल बिटिया, तुझे तैयार कर दूं, मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। मुनिया डरते हुए बोली, माँ जी, कजरी कह रही थी कि खुद को अभी से मजबूत बना लो, इसका क्या मतलब है? विमला जी ने हंसकर जवाब दिया, उसकी बातें छोड़, वो थोड़ी पागल है। अभी तो साड़ी पहनना सीख, वैसे मैं रोज पहनाऊंगी, लेकिन कभी अगर मैं ना पहन पाऊं तो तुझे खुद ही पहननी होगी। मुनिया ने सहमति में सिर हिलाया। फिर विमला जी ने कहा, और बेटा, मुझे माँ कहकर बुलाओ, माँ जी नहीं। मुनिया ने झिझकते हुए एक और सवाल किया, आपकी तरह बात करना भी सिखा दीजिए। विमला जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब बातें बंद कर, तैयार होने पर ध्यान दे, बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे। विमला जी ने मुनिया के बालों को संवार कर मेकअप किया। मुनिया अब एकदम हवेली की बहू जैसी लग रही थी। माथे पर बड़ी बिंदी, मांग में सिंदूर और कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में भारी हार, मोतियों की माला, कमर में करधनी, हाथों में सोने के मोटे कड़े और पैरों में भारी पायल। मुनिया अपने आप को आईने में देखकर फूली नहीं समा रही थी। विमला जी ने घूंघट करते हुए कहा, चल अब मुंह दिखाई की रस्म करनी है। वो मुनिया को लेकर बड़े हॉल में पहुंची, जहां सारे रिश्तेदार बैठे थे। मुनिया को सोफे पर बैठाकर रस्म शुरू की गई। हर औरत मुनिया का चेहरा देखकर उसकी तारीफ करती और उसे गहने पैसे देती जा रही थी। एक औरत ने गहनों के साथ मुनिया के हाथ में चुपके से एक पर्ची दी और धीरे से कान में बोली, ये पर्ची तुम्हारे भले के लिए है, ध्यान रखना किसी के हाथ न लगे, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुनिया कुछ समझ पाती उससे पहले वो औरत वहां से चली गई। मुनिया ने तुरंत वह पर्ची अपने ब्लाउज में छुपा ली। रस्में खत्म होते ही उसे फूलों से सजे कमरे में ले जाया गया। कमरा रंग बिरंगी मोमबत्तियों से जगमगा रहा था। मुनिया बिस्तर पर सिमटी बैठी थी, तभी उसे उस औरत की दी हुई पर्ची याद आ गई। उसने जब यह सुनिश्चित कर लिया कि कोई उसे नहीं देख रहा, तो पर्ची निकाली और पढ़ने लगी। पर्ची में लिखा था, यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो इस घर में आने वाली हर औरत की होती है। ये लोग राक्षस है, खुद को बचाओ। अभी उसने पर्ची पढ़ी ही थी कि कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुनिया ने डरकर पर्ची फाड़ दी और खिड़की से बाहर फेंक दी, फिर घूंघट डालकर बैठ गई। दरवाजा खुला और अंदर कोई आया। मुनिया ने घूंघट से देखा और विमला जी को देखकर राहत की सांस ली। विमला जी बैठकर उससे बातें करने लगी, पर मुनिया का ध्यान उस पर्ची पर ही था। उसने सोचा कि विमला जी को सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसे डर लगा कि अगर उसकी वजह से उस औरत को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना मूर्खता होगी। आखिर उसकी सौतेली माँ भी तो सबके सामने अच्छे होने का ढोंग करती है। विमला जी बोली, क्या सोच रही हो बिटिया, घर वालों की याद आ रही है? विमला जी ने देखा कि मुनिया विचार मग्न होकर बैठी है, तो उन्होंने उसकी मनोदशा को भांपते हुए पूछा। मुनिया ने एक बहाना बना लिया और कहा, हाँ माँ जी, बापू की याद आ रही है। विमला जी ने कहा, जब मैं यहाँ ब्याह करके आई थी तो बेटियों के बिना मेरा मन भी नहीं लगता था। इतनी विशाल हवेली और रहने वाले बस मैं और तुम्हारे ससुर, तुम्हारे पति, सिर्फ इतने ही थे। बाकी सब नौकर थे। समय भी ऐसा लगता था कि कटता ही नहीं था। फिर एक नन्ही जान मेरे जिंदगी में आई और मेरे अकेलेपन को पूरी तरह मिटा दिया। पूरा दिन उसी की देखभाल और उसे प्यार देने में गुजर जाता था। तुम्हारे पति मुनिया, वे मेरे अपने बेटे नहीं है। क्या तुम भी हमारी माँ की तरह उन्हें इतना प्यार नहीं करती? मुनिया ने गलती से ऐसा कुछ बोल दिया, लेकिन जब उसे समझाया गया तो उसने अपनी बात सुधारने की कोशिश की। विमला जी समझ गई कि मुनिया का तात्पर्य था कि वे तुम्हारे बेटे हैं या नहीं। विमला जी ने कहा, मेरे बेटे यहाँ से बहुत दूर एक बड़े शहर में रहते हैं। यहाँ की चकाचौंध में उनका दम घुटता है, इसलिए वह बहुत कम आते हैं। ज्यादातर मैं ही उनसे मिलने शहर जाती हूँ। विमला जी की आंखें भर आई
जिसे उन्होंने मुनिया से छुपाने की कोशिश की। तभी कमरे में अमर सिंह, मुनिया का पति, आया। उसे देखकर बिमला जी उठने लगी, लेकिन मुनिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। बिमला जी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना बेटिया, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर बिमला जी कमरे से चली गई। उनके जाते ही अमर सिंह ने दरवाजा बंद कर लिया और मुनिया की ओर बढ़ने लगा। मुनिया ने शर्म के मारे गर्दन झुका ली। अमर सिंह उसके सामने बैठ गया और मुनिया का घूंघट उठा दिया। मुनिया डर के मारे अपनी आंखें बंद की हुई थी। अमर सिंह ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। उसने इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मुनिया को दर्द हो रहा था, लेकिन अमर सिंह पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बोला, तू सच में बहुत सुंदर है। मैं बेकार में ही अपने बाप पर गुस्सा हो रहा था। तेरा नाजुक शरीर बहुत अच्छा है। अमर सिंह ने मुनिया को देखकर शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, जिससे मुनिया और भी सहम गई। तभी अमर सिंह ने मुनिया को बेड पर फेंक दिया। मुनिया चिल्लाती रही, लेकिन अमर सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मुनिया की चीखें हवेली में गूंजने लगी और बिमला जी की आंखों में आंसुओं की बौछार हो गई, जिससे उनका तकिया पूरी तरह गीला हो गया। बिमला जी ने पूरी रात बेचैनी में जागते हुए बिताई। अगले दिन मुनिया बेड पर अधमरी अवस्था में पड़ी थी। उसके और अमर सिंह के कपड़ों पर खून के धब्बे थे और कन्हैया पर जगह जगह खून निकल रहा था। इसके अलावा उसकी गर्दन, हाथ और पैरों पर नीले धब्बे थे। मुनिया ने अपने आप से कहा, सुबह होते ही जैसे ही वक्त मिलेगा विमला जी को बताऊंगी। विमला जी ने कमरे की ओर दौड़ते हुए देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला और मुनिया की ओर लपकी। मुनिया की हालत देखकर बिमला जी ने घबराते हुए कहा, मुनिया, मुझे माफ कर दो। मैं तेरी मां तो नहीं बन पाई, लेकिन मां का कर्तव्य निभाने में असफल रही। सब कुछ जानते हुए भी चुप रही। मुनिया इस हालत में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने कजरी को बुलाया और कजरी जल्दी से कमरे में आई और दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। बिमला जी ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से गर्म पानी और एक कपड़ा लाओ और साथ ही मेरे कमरे की अलमारी से सफेद रंग का डिब्बा लाओ। कजरी ने थोड़ी देर में सब कुछ लाकर कमरे में रख दिया। फिर बिमला जी ने मुनिया की हालत देखकर आंसू बहाते हुए कहा, क्या हाल बना दिया है छोटों से मालिक ने। बहू रानी को ऐसे राक्षस की तरह नोचते हैं क्या। अपनी पत्नी को सच में इंसान की तरह नहीं समझते, जैसे राक्षस पेट की आग बुझाते हैं। नहीं तो कब का यह नौकरी छोड़ देती। बिमला जी ने गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर मुनिया के पूरे शरीर की सिकाई की और फिर उसके घावों पर दबा लगाकर उसे गोद में लेटाया और उसके बालों को सहलाने लगी। मुनिया को थोड़ी राहत मिली और वह सो गई। तभी एक नौकरानी बिमला जी को दूध से भरा गिलास पकड़ा रही थी। बिमला जी को हुक्म था कि मालिक के दिए हुए दूध को मुनिया को पिलाना है, लेकिन बिमला ने कहा कि मुनिया सो रही है और बाद में दूध पिला देंगी। नौकरानी को यह बात सुनाकर दूध का गिलास लेकर जाने का आदेश दे दिया गया। उसी वक्त सुमेर सिंह, जो बाहर खड़े होकर सब सुन रहे थे, कमरे में दाखिल हुए और बिमला जी पर तीखी नजरें डालते हुए बोले, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। मुनिया अभी दूध पिएगी, तुमने मेरे काम में दखल दिया है। अगर फिर से ऐसा किया तो अंजाम समझ लेना। बिमला जी घबराई हुई बोली, मुनिया की तबीयत खराब है। सुमेर सिंह ने कठोर आवाज में कहा, तो मैं क्या करूं। जाओ और दूध गर्म करके लाओ, उसे पिलाओ। बिमला जी उलझन में थी कि कैसे मुनिया को बचाए। वो मुनिया के पास गई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर धीरे धीरे अपने पल्लू को नीचे करते हुए सुमेर सिंह के पास आई। सुमेर सिंह उसकी खूबसूरती को निहारते हुए बोले, तुम्हारी खूबसूरती अब भी वैसी ही है जैसे पहले थी, पर अभी मुझे मुनिया चाहिए, इसलिए मुझे रिझाने की कोशिश मत करो। दूध लाकर उसे पिला दो। सुमेर सिंह ने बिमला को धक्का देते हुए कहा, जिससे बिमला का संतुलन बिगड़ गया और उसका सिर सोफे के कोने से टकरा गया। दर्द से कराहते हुए बिमला संभल कर फिर सुमेर सिंह के पास आई और एक उंगली से उनके चेहरे को छूते हुए बोली, आपको मुनिया चाहिए तो ठीक है, पर पहले उसकी हालत देख लीजिए। वो इस वक्त जीती जागती लाश जैसी है। अगर आपने इस हाल में उसे छुआ तो वो मर जाएगी, फिर आपकी तमन्ना अधूरी रह जाएगी। अब सोचिए, मेरे साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं या मुनिया को लाश बनाना चाहते हैं। सुमेर सिंह थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, ठीक है, अभी मुनिया को छोड़ देता हूं,
पर इसे जल्दी ठीक कर दो। फिलहाल मैं तुम्ही से काम चला लूंगा, अगली बार मुनिया को ही संभालना होगा। बिमला जी ने हामी भरी और फिर सुमेर सिंह कमरे से निकल गए। 1 घंटे बाद बिमला और सुमेर सिंह फिर से उनके कमरे में थे। बिमला जी ने कहा, जब तक मुनिया ठीक नहीं हो जाती आप मेरे साथ ही रहिए। सुमेर सिंह बोले, देखो बिमला, मैं देख रहा हूं कि तुम मुनिया को मुझसे बचाने की कोशिश कर रही हो, पर कितने दिन तुम उसे बचा पाओगी। अब वो मेरी संपत्ति है और मैं जब चाहूं उसे हासिल कर सकता हूं। बिमला ने धैर्य से जवाब दिया, मालिक, मेरा मतलब गलत मत समझिए। आपका बेटा अमर सिंह सब्र नहीं कर सकता। उसने मुनिया की हालत पहले ही खराब कर दी है। अगर आज उसे दूर नहीं रखा गया तो सुबह मुनिया की लाश ही मिलेगी, फिर आपकी हसरत अधूरी रह जाएगी। सुमेर सिंह ने बिमला की बात समझते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। जब तक मुनिया ठीक नहीं हो जाती तुम ही उसके साथ रहो और उसका ख्याल रखो। अमर सिंह को मैं संभाल लूंगा। बिमला ने संतोष की सांस ली। उसे लगा कि कम से कम कुछ दिन के लिए मुनिया को बचा लिया। वह मुनिया के कमरे में गई और उसे सहारा देकर उठाया। मुनिया ने तकिए का सहारा लिया और बिमला जी से कहा, हम ठीक है। बिमला ने मुस्कुराते हुए पूछा, खाना खाएगी ना मेरे साथ? मुनिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है माँ। कुछ देर बाद नौकर खाना लेकर आया। बिमला जी ने दरवाजा बंद कर दिया और नौकर से कहा, छोटे मालिक इधर आए तो उन्हें मालिक के पास भेज देना। फिर बिमला मुनिया को बाथरूम ले गई, उसे ताजगी महसूस कराई और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। थकान की वजह से दोनों जल्दी सो गईं। रात को अमर सिंह शराब पीकर अपने कमरे में लौटा, पर कमरे का दरवाजा बंद देखकर भड़क गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। उसकी आवाज सुनकर सुमेर सिंह ने एक नौकर को उसे बुलाने भेजा। पैर पटकते हुए अमर सिंह सुमेर सिंह के कमरे में पहुंचा। अमर सिंह ने गुस्से में कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? सुमेर सिंह ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, पहले यहां आकर बैठ। अमर सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था और वह किसी भी प्रकार की बातचीत के मूड में नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह खुद को शांत करते हुए उनके पास बैठ गया। सुमेर सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, देख बेटा, मैंने तेरी शादी मुनिया से इसलिए करवाई थी ताकि तू जिम्मेदारी से परिवार संभाल सके, लेकिन तूने उसकी ये हालत कर दी। अगर आज मैंने तुझे नहीं रोका होता तो तू उसे मार ही डालता। ऐसे मामलों को धीरे धीरे सुलझाना चाहिए और जब तक मुनिया ठीक नहीं हो जाती तू वहां नहीं जाएगा। मैं तेरे लिए किसी और लड़की का इंतजाम कर देता हूं। इतना कहकर सुमेर सिंह ने एक आदमी को फोन लगाया और कुछ कहा। उधर से जवाब आया, ठीक है, आधे घंटे में लड़की लेकर आता हूं। सुमेर सिंह ने अमर सिंह से कहा, जाकर मजे कर। अमर सिंह जाते हुए बुदबुदाया, ये साला मेरा बाप मुझे क्यों नहीं मार देता? हर वक्त हुक्म चलाता रहता है और खुद बहू पर गंदी नजर रखता है। मुझे ज्ञान की बातें सिखा रहा है। अगर सारी प्रॉपर्टी इसके नाम नहीं होती ना तो कब का इसे ऊपर भेज चुका होता। अमर सिंह खुद से बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा और तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे की ओर जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे का ताला खोला। कमरे में एक औरत बिस्तर पर पड़ी थी, जिसके गालों पर आंसुओं के निशान और शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। जैसे ही अमर सिंह ने उसे छूने की कोशिश की, उसने आंखें खोल दी। अमर सिंह को देखकर वह अचानक फुर्ती से उठी और उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन अमर सिंह पहले से इसके लिए तैयार था। उसने तुरंत उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। वह औरत चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अमर सिंह उसकी गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मैं जो चाहूंगा वही करूंगा? वह औरत खुद को उससे छुड़ाने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन अमर सिंह ने उसे अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। जब वह हर ओर से नाकाम रही तो वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं मां बनने वाली हूं। लेकिन अमर सिंह उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसके दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने लगा और अपनी मर्जी करने पर उतर आया। जब उसका मन भर गया तो उसने औरत के हाथ खोल दिए और उसके कान में धीरे से कहा, अगर तूने मुझे एक बेटा दे दिया होता तो आज तू यहाँ नहीं होती, मुनिया की जगह मेरे कमरे में होती। पर कोई बात नहीं, इस बार मुझे बेटा दे दे, फिर मैं तुझे इस कमरे से आजाद कर दूंगा। वह औरत हंसते हुए बोली, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि तुझे कभी बेटा ना हो, न मुझसे और न किसी और से। ये सुनकर अमर सिंह ने उसे दीवार पर जोर से धक्का दिया और कहा,
तू क्या खुद को देवी समझती है? तेरे चाहने से मुझे बेटा नहीं होगा? औरत का सिर दीवार से टकराया और उससे खून बहने लगा। कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अमर सिंह ने कमरे का दरवाजा बंद किया और हॉल में जाकर फोन के नंबर घुमाने लगा। फोन उठने पर किसी ने कहा, नमस्ते सुमेर सिंह जी, इतनी रात को फोन किया, क्या कोई इमरजेंसी है? अमर सिंह घबराने का नाटक करते हुए बोला, मैं सुमेर सिंह नहीं, उनका बड़ा बेटा अमर सिंह बोल रहा हूं। मेरी पहली पत्नी ने 2 बार अपना बच्चा खो दिया है और इस वजह से वह पागल हो गई है। उसने दीवार पर अपना सिर मारकर फोड़ लिया है। प्लीज उसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूं। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने अमर सिंह को बताया। डॉक्टर ने अमर सिंह से कहा, क्या आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है? बस इतना ध्यान रखिए कि वो फिर से ऐसी गलती न करें, वरना आप उन्हें और अपने बच्चे दोनों को खो देंगे। अमर सिंह ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। उधर मुनिया धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर पूरी तरह ठीक होने में उसे 1 हफ्ता लग गया। इन दिनों विमला जी ने ही उसकी देखभाल की थी। एक दिन मुनिया अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी कजरी दूध का गिलास लेकर आई और बोली, ये बहू रानी मालकिन ने आपके लिए भेजा है। मुनिया ने कहा, अभी पीने का मन नहीं है, माँ को बोल देना कि रात में पी लेंगे। कजरी जाने लगी, तभी विमला जी खुद दूध का गिलास लेकर आई और मुनिया के पास बैठ गई। वो बोली, बेटी, माँ की बात भी टालती हो। ये दूध तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाया है और मेरी बात भी नहीं मानोगी? मुनिया ने दूध पीते हुए कहा, माँ, आप ही तो हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। विमला जी मन ही मन बोली, माफ करना बेटी, तेरी ये माँ तेरा भरोसा तोड़ रही है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये बेहोशी की दवा मिला दूध नहीं पिलाया तो सुमेर सिंह तुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छा है कि तू इस सच्चाई से अनजान ही रह। दूध पीने के कुछ देर बाद मुनिया बेहोश हो गई। तभी सुमेर सिंह कमरे में आया और विमला जी को इशारे से बाहर जाने को कहा। विमला जी अपनी नम आंखों के साथ कमरे से बाहर चली गई। सुमेर सिंह ने दरवाजा बंद किया और मुनिया के साथ वही किया जो उसने पहले से सोच रखा था। उसने अपनी हवस पूरी की और फिर बाहर निकलते हुए विमला जी को मुनिया के कपड़े ठीक करने का हुक्म दिया। विमला जी ने मुनिया के कपड़े ठीक किए और उसे फिर से वैसे ही तैयार कर दिया जैसे वो पहले बेहोश होने से पहले लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब मुनिया को होश आया तो उसने उठने की कोशिश की, पर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। विमला जी ने उसे सहारा देकर बैठाया। मुनिया बोली, माँ, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बदन टूट रहा है? दूध पीने के बाद से हम ठीक नहीं है, अब तो उठ भी नहीं पा रहे। विमला जी बोली, बिटिया, तू बहुत देर तक सोई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुनिया बोली, माँ, आज आप हमारे साथ ही सो जाइए। विमला जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बिटिया, अब तुझे अपने पति के साथ रहना है। मुनिया रोते हुए बोली, माँ, हमें उनके साथ नहीं रहना, वो जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। विमला जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बिटिया, अब ऐसा दर्द नहीं होगा। मैं अमर से बात करूंगी कि वो तुझसे अच्छे से पेश आए। पर मुनिया जानती थी कि विमला जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अमर सिंह अब उसका पति था। विमला जी वहां से चली गई, पर खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उन्होंने ही मुनिया का विश्वास तोड़ा था। ऊपर से वो मुनिया से झूठ बोल रही थी कि वो अमर सिंह को समझाएंगी, जबकि उन्हें खुद भी पता था कि इस हवेली में सभी लोग राक्षस हैं। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे आदित्य को यहां से दूर रखा था, ताकि वो भी इन लोगों जैसा न बन जाए। विमला जी अपने अतीत में खो गई। उनका एक छोटा सा परिवार था, वो, उनका भाई दीपू और उनके माता पिता। उनके माता पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। जब विमला जी सिर्फ 6 साल की थी, फैक्ट्री में एक हादसा हुआ जिसमें उनकी माता पिता और कई मजदूर मारे गए। मुआवजे के तौर पर उनके चाचा चाची को 50,000 रुपए मिले, जिसके लालच में उन्होंने विमला और दीपू को अपने घर में रख लिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चाचा चाची का व्यवहार बदल गया। विमला जी अपने भाई को पढ़ाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने लगी। तभी एक दिन सुमेर सिंह के पिता बलदेव सिंह ने उन्हें देख लिया। उन्होंने सुमेर सिंह के लिए रिश्ता भेजा और बदले में 50,000 रुपए का लालच दिया।
विमला जी के चाचा चाची ने पैसों के लिए उनका रिश्ता सुमेर सिंह से तय कर दिया। उस वक्त सुमेर सिंह की उम्र 32-34 साल थी और विमला जी केवल 12 साल की थी। ऊपर से सुमेर सिंह का एक 8-10 साल का बेटा भी था जिसका नाम अमर सिंह था। जब विमला जी अपने ससुराल आई तो उन्होंने भी वही त्रासदी झेली जो आज मुनिया के साथ हो रही थी। धीरे धीरे हवेली के भीतर की एक और भयावह हकीकत से उनका सामना हुआ। हवेली में जब भी किसी महिला की बेटी होती थी तो उस नवजात बच्ची को बलदेव जी जिंदा जमीन में दफना देते थे। एक तो बेटी खोने का गम, ऊपर से उस महिला को तुरंत ही दूसरा गर्भ भी मिल जाता था। यही हालात थे कि अमर सिंह की मां ने 5 बेटियों को खोने के बाद जब अमर सिंह को जन्म दिया तो वह अत्यधिक कमजोर थी और दर्द सहन न कर पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह सब सुनकर विमला जी में भय उत्पन्न हो गया। उन्हें अपने बच्चे को खोने का डर दिन रात सताता रहता था, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें बेटा हुआ। अब उन्हें यह चिंता सता रही थी कि कहीं उनका बेटा भी उनके जैसे ना हो जाए, क्योंकि अमर सिंह का महिलाओं के प्रति वही रवैया था जो उसके पिता का था। इसलिए विमला जी ने अपने 3 साल के बेटे आदित्य को हॉस्टल में भेज दिया। दिन में सुमेर सिंह और रात में अमर सिंह मुनिया पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन मुनिया को दूध पीने का मन नहीं हुआ, इसलिए उसने खिड़की से दूध बाहर फेंक दिया और लेट गई। तभी कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि सुमेर सिंह कमरे में मौजूद है। सुमेर सिंह ने दरवाजा बंद कर उसके करीब आकर उसे छूने लगा। मुनिया ने यह सच सहन नहीं किया और उसने विरोध किया। सुमेर सिंह ने मुनिया को देखकर पहले तो चौंका, फिर बेशर्मी से हंसते हुए कहा, चलो मुनिया, तुम्हें सच्चाई तो पता चल गई। अब तुम्हारे साथ बेहोशी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, वैसे भी तुम्हें होश में रहना ही ठीक रहेगा। मुनिया ने सुमेर सिंह से खुद को छुटकारा पाते हुए कहा, आप ऐसा क्या कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बहू हूं। सुमेर सिंह ने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने शादी के लिए खर्चा किया और तुम्हारी मां को 2 लाख रुपया दिए? क्या यह केवल अपने बेटे के लिए था? नहीं, तुम्हें इस घर में लाया गया क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें पाने के लिए बहुत तड़प किया था। सुमेर सिंह ने हकलाते हुए कहा, तुम्हारी मां को 2 लाख रुपये दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी सुंदरता देखकर शादी की? नहीं, हम जानबूझकर गरीब परिवारों से रिश्ता जोड़ते हैं ताकि तुम लोग पैसों की चकाचौंध में खोए रहो, और अगर सच भी सामने आ जाए तो तुम लोग क्या कर सकते हो? हमने पुलिस को भी खरीद रखा है। अब मेरा मूड मत खराब करो। मुनिया ने सुमेर सिंह की बातें सुनकर सोचा कि वह इन राक्षसों के जाल को तोड़ने में असमर्थ है, इसलिए उसने खुद को सुमेर सिंह के हवाले कर दिया। सुमेर सिंह अपनी मर्जी चलाकर वहां से चला गया। मुनिया बेड पर निढाल हो गई। जो कुछ भी उसके सामने आया वह उसके लिए एक गहरे सदमे से कम नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कैसे हैं जिनमें न तो मर्यादा है न इंसानियत। उसने खुद पर गुस्सा किया कि उसने सुमेर सिंह से हार क्यों मान ली, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। उसे विमला जी से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे उसका भरोसा तोड़ देंगी। विमला जी ने मुनिया के पास जाकर उसके बालों को सहलाना शुरू किया। पहले तो मुनिया डर गई, लेकिन जब उसने विमला जी को देखा तो गुस्से में अपनी नजरें फेर ली। विमला जी ने कहा, क्या हुआ बिटिया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मुनिया ने नफरत भरी नजरों से विमला जी को देखा और कहा, आपको सच में नहीं पता कि सच्चाई क्या है और हम आपसे नाराज क्यों हैं? विमला जी ने जवाब दिया, बिटिया, जब तक तुम नहीं बताओगी मुझे कैसे पता चलेगा? मुनिया ने कहा, आप ही ने हमें बेहोशी वाला दूध पिलाया और सुमेर सिंह ने हमारे शरीर को नोच डाला। विमला जी ने भीगी पलकों से कहा, बिटिया, तुमको सब कुछ पता चल ही गया है। क्या लगता है मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? लेकिन मैं मजबूर थी। हमारी यही किस्मत है। हम जीवन भर इस घर के पुरुषों की कठपुतली बनकर रहेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। मुनिया ने अचरज भरी नजरों से पूछा, इसका मतलब है कि आपके साथ भी यही सब हुआ है? विमला जी ने कहा, हाँ बिटिया, जैसे तुम्हें सुमेर सिंह ने अपने फायदे के लिए खरीदा, वैसे ही मुझे सुमेर सिंह के पिता बलदेव सिंह ने खरीदा था। इस घर की हर महिला की यही किस्मत है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मुनिया ने पूछा, ये कब तक ऐसा चलेगा? आप क्यों अब तक नहीं बदली?
और ये सब ऐसे ही जी रही है? विमला जी ने कहा, जब तक हमारी सांसें हमें साथ नहीं छोड़ देती, हमें यही जीवन जीना होगा। मुनिया ने खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया। मुनिया ने दृढ़ता से कहा, हम ये हवेली के मर्दों को उनके की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। ये हमारा वादा है, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। बदला हम जरूर लेंगे। विमला जी ने उसे शांत करते हुए कहा, बिटिया, 4 औरतें भला क्या कर सकती हैं? छोड़ ये सब बातें। तू तो ठीक है ना? मुनिया ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अब हम ठीक है, अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। इतना कहकर उसने खुद को संवारा और तैयार हो गई। विमला जी मन ही मन सोचने लगी, भगवान जाने मुनिया के मन में क्या चल रहा है, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करे। अगले दिन सुमेर सिंह के आने से पहले मुनिया अच्छे से सजी धजी तैयार बैठी थी। जब सुमेर सिंह उसके पास आया तो मुनिया उससे लिपट कर बोली, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। सुमेर सिंह हैरानी से बोला, ये एक दिन में कैसा बदलाव? कल तक तो तुझे बहुत दिक्कत थी और आज खुद ही मुझसे लिपट रही है। मुनिया मुस्कुराते हुए बोली, हम तो ये सोच रहे थे कि जब आप जबरदस्ती करने ही वाले हैं तो क्यों ना हम खुशी खुशी ही कर लें। सुमेर सिंह उसकी बातों से प्रभावित होकर बोला, बड़ी समझदारी की बात कही है। चल, अब तू मुझे खुश रख। इसके बाद मुनिया ने धीरे धीरे सुमेर सिंह को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। अब मुनिया पहले जैसी नहीं रही। उसने न केवल अपना पहनावा बदला, बल्कि अपनी बातचीत का तरीका भी। हवेली में अब वही होता जो मुनिया चाहती थी। बिमला जी मुनिया की इस बदले हुए रवैये से परेशान थी, लेकिन मुनिया हमेशा बात टाल देती थी। एक दिन मुनिया बिमला जी की बेटी के साथ शतरंज खेल रही थी। तभी उसने कजरी को एक नौकरानी से कहते सुना, 3री मंजिल पर खाना पहुंचा दे। ये सुनते ही मुनिया चौकन्नी हो गई, क्योंकि उसे पता था कि 3री मंजिल पर कोई नहीं रहता था और वहां जाने पर सख्त मनाही थी। मुनिया से रहा नहीं गया और उसने बिमला जी से पूछा, मां जी, 3री मंजिल पर कौन रहता है? जहां तक मुझे पता है वहां के सारे कमरे खाली हैं, फिर वहां खाना क्यों भेजा जा रहा है? बिमला जी ने टालते हुए कहा, मुनिया, छोड़ इन बातों को, शतरंज पर ध्यान दे। पर मुनिया ने जिद करते हुए कहा, नहीं मां जी, बताइए ना, नहीं तो मैं खुद जाकर पता कर लूंगी। आखिरकार बिमला जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वहां मोहिनी रहती है, तेरे पति की पहली पत्नी। जब उसने पहली बेटी को जन्म दिया था तो अमर सिंह ने उस बच्ची को जिंदा ही जमीन में दफना दिया और उसे बताया कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। दूसरी बार भी वही होने वाला था, पर इस बार उसे होश आ गया और उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अमर सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। तभी से उसे कमरे में बंद कर दिया गया है। अब वो फिर से मां बनने वाली है और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि इस बार उसे बेटा हो, ताकि उसे इस कैद से आजादी मिल सके। बिमला जी दुखी आवाज में ये सब बातें मुनिया को बता रही थी। मुनिया हैरान होकर बोली, लेकिन मां जी, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बिमला जी ने जवाब दिया, इसलिए कि तू बेवजह परेशान हो जाती। हम कर भी क्या सकते हैं? मुनिया ने दृढ़ता से कहा, आप नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ। बिमला जी ने उसकी तरफ हाथ रखते हुए कहा, पर कैसे बिटिया? बस खुद को किसी मुसीबत में मत डालना। मुनिया ने विश्वास से भरी आवाज में कहा, मां जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं लड़ाई थोड़े ही करने जा रही हूँ। किसी ने सही कहा है, जब कोई काम प्यार से हो सकता है तो फिर हिंसा की क्या जरूरत? बिमला जी ने सिर हिलाते हुए कहा, आजकल तो बड़ी अजीब अजीब बातें करती है मुनिया। मुनिया बोली, मां जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आप इन बातों से दूर रहिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने अपने बाल संवार कर खुद को सुमेर सिंह का इंतजार करने के लिए तैयार किया। कुछ देर बाद सुमेर सिंह कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे की चिटकनी बंद कर दी। मुनिया बिस्तर पर नजाकत से बैठी हुई थी। सुमेर सिंह उसके करीब आया और बोला, आज तो तुम कुछ अलग ही दिख रही हो, कहीं अपनी अदाओं से कत्ल करने का इरादा तो नहीं है? मुनिया हंसते हुए बोली, मैं क्या आपको कत्ल कर पाऊंगी? मैं तो खुद आपकी दीवानी हो गई हूं। सुमेर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मतलब मीठी मीठी बातें करके मेरा दिल जीतना चाहती हो? मुनिया ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, आज आपके करीब आने की एक शर्त है। सुमेर सिंह बोला, मुझे हर शर्त मंजूर है, बता क्या चाहिए? मुनिया ने कहा,
मोहिनी को कमरे से आजाद कर दीजिए। मैं गारंटी लेती हूं कि वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सुमेर सिंह ने हैरान होते हुए कहा, तू कैसी औरत है, अपनी सौतन को आजाद करना चाहती है? मोनिया बोली, ये मैं आपके भले के लिए कह रही हूं। अगर उसकी कोख में इस खानदान का वारिस हुआ और देखरेख की कमी के कारण वो पेट में ही मर गया तो। सुमेर सिंह ने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा, तू सही कह रही है, लेकिन मुझे इस खानदान का वारिस तुझसे चाहिए। तू ही ये घर का वारिस देगी। मुनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो दूंगी ही, पर अगर मोहिनी से भी इस घर को वारिस मिल जाए तो क्या बुरा है? सुमेर सिंह बोला, ठीक है, जो करना है कर ले। वैसे भी तू इस घर की मालकिन है, पर मुझसे अब सब्र नहीं होता। चल अब मेरे पास आ। मुनिया ने कहा, बस एक बात और सुन लीजिए। सुमेर सिंह बोला, हाँ बोल, क्या बात है? मुनिया ने कहा, अगर आपके बेटे ने मोहिनी को आजाद करने से रोका तो। सुमेर सिंह ने जवाब दिया, उसे बोल देना कि यह सुमेर सिंह का हुक्म है। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी तेरे रास्ते में आने की। मुनिया ने सुमेर सिंह के सामने समर्पण करते हुए कहा, आज आपने मुझे खुश कर दिया, अब जो चाहे कर लीजिए। ये मुनिया आपकी गुलाम है। सुमेर सिंह ने मनमानी करते हुए कहा, अब मोहिनी को आजाद तो कर पाऊंगी? सुमेर सिंह के जाने के बाद मुनिया ने अपना हुलिया ठीक किया और कजरी के पास जाकर मोहिनी के कमरे की चाबी मांगी। हाथ जोड़ते हुए कजरी बोली, माफ कीजिए बहू रानी, कमरे की चाबी आपको नहीं दे सकते। मुनिया बोली, मुझे सुमेर सिंह ने कहा है मोहिनी को आजाद करने के लिए। कजरी डरते हुए बोली, देख लीजिए बहू रानी, अगर छोटे मालिक को पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मुनिया ने दृढ़ता से कहा, उन्हें कह देना कि जो भी बात करनी है मुझसे आकर करें। कजरी ने डरते हुए कहा, ठीक है बहू रानी। मुनिया ने चाबी ली और सीढ़ियों से तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गई। कजरी मन ही मन सोच रही थी, अभी तो बहू रानी ने बड़ी बहू को बचा लिया, पर जब ये खुद गर्भवती हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर पाएगी। इस हवेली में फिर से वही दरिंदगी शुरू हो जाएगी। वो सही सोच रही थी। जब मुनिया गर्भवती होगी तो सुमेर सिंह का उस पर जादू खत्म हो जाएगा और वही सब होगा जो अब तक होता आ रहा था। पर इस समय मुनिया इन सब बातों से दूर थी। वो मोहिनी के कमरे का ताला खोलकर अंदर गई। उसकी नजर मोहिनी पर पड़ी जो बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। उसे देखकर मुनिया की आंखें नम हो गईं। उसके चेहरे पर कई चोट के निशान थे जो उसकी दर्दनाक हालत को बयान कर रहे थे। ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे एक निर्जीव शरीर अपने संतान की रक्षा के लिए इस कैद में भी जीवित रहने की जद्दोजहद कर रहा हो। मुनिया की हलचल को भांपकर मोहिनी ने आक्रामक हो जाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने देखा कि अमर सिंह की जगह मुनिया खड़ी है तो वह चकित हो गई। बेड से उठने की कोशिश करते हुए उसकी कमजोरी के कारण वह उठ नहीं पाई। मुनिया ने उसका सहारा देकर उसे बिठाया और जग से पानी निकालकर मोहिनी को पिलाने लगी। पानी पीकर मोहिनी को कुछ हिम्मत आई। उसने मुनिया से पूछा, तुम कौन हो? मुनिया ने कहा, हाँ मैं ही हूं, लेकिन आपको कैसे पता? मोहिनी बोली, तुम्हारी सुंदरता देखकर मैंने समझ लिया कि तुम भी इसी जाल में फंसी हो। मैंने तुम्हें भागने को कहा था, लेकिन तुम मेरी बात से अनजान हो। मुनिया की आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि यह उसकी मोहिनी से पहली मुलाकात थी। मोहिनी ने पूछा, जब तुम यहां आई थी तो तुम्हें किसी ने कोई पर्ची दी थी क्या? मुनिया ने सोचा और कहा, हाँ, और आपको यह कैसे पता? मोहिनी ने जवाब दिया, मैंने खुद तुम्हें पर्ची लिखवाकर एक नौकरानी के हाथों भेजा था ताकि तुम इस नरक से भाग सको। मुनिया ने कहा, मैं भाग भी जाती, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था और न ही कोई ठिकाना था। अगर मैं यहां नहीं होती तो कोई और मुनिया होती और यह सिलसिला चलता रहता। मोहिनी ने कहा, तुमने ठीक कहा मुनिया, लेकिन तुम जाती भी तो जाती कहां? जब तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें बेच दिया, मैंने जानबूझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। मुनिया ने पूछा, आपकी बात का मतलब क्या है? मोहिनी ने कहा, मतलब मैंने अपनी मर्जी से अमर सिंह से शादी की थी। अमर सिंह से मेरी कॉलेज में मुलाकात हुई और मुझे नहीं पता क्यों मुझे उससे प्यार हो गया। उसने भी प्यार का नाटक किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा हो सकता है।
मेरे सामने वह हमेशा अच्छा बनने का ढोंग करता रहा। जब मैंने अपने परिवार को इसके बारे में बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अमर सिंह ने मुझसे कोर्ट मैरिज करने को कहा तो मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे उसके अलावा कोई और नजर नहीं आता था। शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे उसकी और इस हवेली की सच्चाई धीरे धीरे समझ में आने लगी। जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। मोहिनी रोती जा रही थी और अपनी कहानी मुनिया को सुना रही थी। मुनिया ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इन लोगों को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। बाहर से ये लोग ऐसे अच्छे बनते हैं कि कोई जान नहीं सकता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इन सब बातों को छोड़िए, मैं आपको इस कमरे से बाहर निकालने आई हूं। मुनिया ने मोहिनी को सांत्वना देते हुए कहा, मोहिनी, यदि अमर सिंह को पता चला तो वह तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। मुनिया ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, अमर सिंह कुछ नहीं कर पाएगा। मुनिया ने मोहिनी को सहारा देकर नीचे ले जाया। जब वे नीचे पहुंचे तो विमला जी ने मुनिया का माथा चूमा और कहा, तुम सच में बहुत बहादुर हो मुनिया। तुमने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया है कि एक दिन तुम ही औरतों की मुक्ति की राह दिखाओगी। मुनिया ने जवाब दिया, नहीं मां, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। हमें सब मिलकर सुमेर सिंह और अमर सिंह के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हमने खुद को कमजोर मान लिया है और इन्हें हमारे शोषण का मौका मिल गया है। हम औरतें लक्ष्मी बनकर इन घरों को संभाल सकती है और समय आने पर मां दुर्गा बनकर इन राक्षसों का संहार भी कर सकती है। जैसे ही सुमेर सिंह के कदमों की आहट आई, मुनिया तुरंत चुप हो गई और उसके साथ कमरे में चली गई। यह सारा दृश्य मोहिनी को थोड़ा अजीब लगा तो उसने विमला जी से पूछने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, विमला जी ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और उसे कमरे में ले जाकर आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। मोहिनी ने हैरानी से पूछा, मां जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था कि मुनिया इन सब के खिलाफ खड़ी होगी, पर उसने तो खुद को सुमेर सिंह के हवाले कर दिया है। विमला जी थोड़ी असमंजस में बोली, मुझे भी नहीं समझ आता कि मुनिया के मन में क्या चल रहा है, पर शायद उसने सोच समझकर ही ये किया होगा, नहीं तो तुझे इतनी आसानी से आजादी न मिलती। पता नहीं उसने सुमेर सिंह से क्या कहा कि वो तुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। खैर बेटा, अब इन सब बातों को छोड़, आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूं। मोहिनी आंखें बंद कर लेटी रही। तभी अमर सिंह गुस्से से आग बबूला होता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसने गुस्से में विमला जी से पूछा, मुनिया की इतनी हिम्मत, उसने मोहिनी को मुझसे पूछे बिना कैसे बाहर निकाला? विमला जी ने शांत स्वर में कहा, अमर सिंह, यह सुमेर सिंह के कहने पर हुआ है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो जाकर अपने पिता से बात करो। अमर सिंह चिढ़ते हुए बोला, यह सुमेर सिंह तो मुनिया के प्यार में पागल हो गया है और मुनिया इसका पूरा फायदा उठा रही है। अब उसे उसकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। उसे समझना होगा कि वो मेरे पैरों की धूल से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं जब चाहूं उसे रौंद सकता हूं। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर चला गया। जब उसने कमरे का दरवाजा बंद देखा तो उसका गुस्सा और भड़क गया। वो हॉल में बैठकर सुमेर सिंह का इंतजार करने लगा। उसे सुमेर सिंह पर गुस्सा था, लेकिन अपना सारा क्रोध वो मुनिया पर निकालना चाहता था। जैसे ही उसने सुमेर सिंह को हॉल से बाहर जाते देखा, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। वो तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि मुनिया अपने अस्त व्यस्त कपड़े ठीक कर रही थी। अमर सिंह ने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ बढ़ा। मुनिया चौंक गई और तभी अमर सिंह ने उसे बिस्तर पर धक्का दिया। उसने मुनिया की दोनों कलाई पकड़ ली, जिससे उसे दर्द होने लगा। वो चीखते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो, अभी मेरा ये सब करने का मन नहीं है। अमर सिंह ने गुस्से में उसकी कलाइयों को और जोर से दबाया। मुनिया की चीख निकल गई। हंसते हुए अमर सिंह बोला, अब तो तुझे समझ में आ गया होगा, तेरा अस्तित्व मेरे पैरों की धूल से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं जब चाहूं तुझे मसल सकता हूं। तूने मेरे पिता पर जादू कर रखा है, पर जल्द ही तुझे भी बाकी औरतों की तरह जमीन पर गिरा दूंगा। मुनिया ने अमर सिंह को धक्का दिया और तुरंत बेड से कूदकर खड़ी हो गई। उसने पास पड़ी मेज से चाकू उठाया और उसे लहराते हुए बोली, आओ पकड़ो मुझे, अभी तो बहुत मर्द बन रहे थे। अमर सिंह घबराकर भागते हुए बोला, तुझे बाद में देखता हूं मुनिया। इस बीच
विमला जी की देखभाल से मोहिनी अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। उसका अंतिम महीना चल रहा था, इसलिए मुनिया भी उसके पास ज्यादा वक्त बिताती थी। एक दिन अचानक मोहिनी को तेज दर्द होने लगा। वो दर्द में कराहने लगी। मुनिया घबरा गई और तुरंत विमला जी को बुलाने चली गई। उसने घबराते हुए कहा, माँ, पता नहीं मोहिनी दीदी को क्या हो गया है, वो दर्द से चीख रही है। विमला जी ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा घबराओ मत, उसकी डिलीवरी का समय आ गया है, इसलिए उसे दर्द हो रहा है। मैं अभी दाई माँ को बुलवाती हूँ। विमला जी ने मुनिया को मोहिनी के पास रुकने को कहा और खुद एक नौकरानी को दाई माँ बुलाने भेज दिया। फिर उन्होंने जरूरत की चीजें जुटानी शुरू कर दी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, सब कुशल मंगल रखना। इस बार मोहिनी को एक बेटा देने की गुजारिश थी, ताकि वो भी अपनी संतान को सीने से लगा सके। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं होता। इतने में कजरी आई और बोली, मालकिन, दाई माँ आ गई है। विमला जी ने कहा, उन्हें मोहिनी के कमरे में ले जाओ, मैं भी अभी आती हूँ। कजरी दाई माँ को लेकर मोहिनी के पास गई और उनके पीछे पीछे विमला जी भी पहुंच गई। मुनिया ये सब कुछ देख रही थी, पर उसे यह सब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो कमरे के बाहर बैठ गई और प्रार्थना करने लगी कि मोहिनी और उसका बच्चा सुरक्षित रहे। कुछ समय बाद कजरी और दाई माँ कमरे से बाहर आई, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी थी। उन्हें देखकर मुनिया घबरा गई और तुरंत बोली, कजरी दीदी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कजरी भीगी आंखों से बोली, बहू रानी, दोनों ठीक है। मुनिया ने फिर पूछा, तो फिर आप लोग इतने उदास क्यों हैं? कजरी ने कहा, बड़ी बहू रानी को एक बेटी हुई है। ये सुनकर मुनिया मोहिनी के पास भागी और देखा कि मोहिनी और बिमला जी रो रही थी। मुनिया ने मोहिनी की बेटी को गोद में उठाकर उसे प्यार करते हुए कहा, अरे तू तो बड़ी प्यारी है, बिल्कुल मेरी जैसी। मोहिनी रोते हुए बोली, मेरी बेटी को बचा लो मुनिया, इसके बिना मैं मर जाऊंगी। मुनिया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। अगर इसे बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगी। अचानक किसी के तेजी से आने की आहट सुनकर मोहिनी डर गई और अपनी बेटी को आंचल में छिपाने लगी। मुनिया ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से अमर सिंह जोर जोर से दरवाजे पर लात मारते हुए चिल्लाया, मुनिया दरवाजा खोल, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुनिया ने ठंडी आवाज में कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, जो करना है कर ले। अमर सिंह बोला, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। विमला जी ने मुनिया से कहा, बिटिया दरवाजा खोल दे, नहीं तो वो तुझे भी मार डालेगा। लेकिन मुनिया ने दृढ़ता से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए माँ जी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अमर सिंह गुस्से से बोला, ठीक है, फिर मैं दरवाजा तोड़ता हूं। और उसने अपने आदमियों को आवाज लगाई। उसके आदमी लोहे के हथियारों से दरवाजे पर वार करने लगे। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर मोहिनी और बिमला जी डर गई, लेकिन मुनिया मोहिनी के पास बैठकर उसे हिम्मत देती रही। कुछ ही मिनटों में दरवाजा जमीन पर गिर चुका था और अमर सिंह कमरे में घुस आया। वो मोहिनी के बच्चे को छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मुनिया उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। अमर सिंह आगा बोला होकर उसे दीवार की ओर धकेल दिया। मुनिया का सिर दीवार से टकराया और खून बहने लगा। वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। बिमला जी ने पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की। उसी समय अमर सिंह ने मौके का फायदा उठाकर मोहिनी के हाथ से बच्ची छीन ली और जाने लगा। मोहिनी ने हिम्मत जुटाई और अमर सिंह के कंधे से लटकी बंदूक उठाकर उस पर तान दी। वो चिल्लाई, मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अमर सिंह हंसते हुए बोला, तू मुझे गोली मारेगी? बंदूक चलानी आती भी है तुझे? मोहिनी ने बिना कुछ कहे बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली सीधा अमर सिंह के कंधे में लगी। उसने गुस्से में बच्ची को जमीन पर पटक दिया और अपने आदमी को बुलाकर कहा, माँ और बेटी दोनों को खत्म कर दो। फिर उसने मोहिनी पर 2 गोलियां चला दी, जिससे मोहिनी लहूलुहान होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अमर सिंह ने अपने आदमियों से कहा, दोनों को यहां से ले जाकर दफना दो। बिमला जी हाथ जोड़कर विनती करने लगी, अमर ऐसा मत करो, कम से कम बच्ची को मुझे दे दो। अमर सिंह हंसते हुए बोला, अभी देता हूं।
और उसने बच्ची के सीने में एक गोली दाग दी। उसके आदमियों ने मोहिनी और उसकी बच्ची की लाशें उठा ली और वहां से चले गए। बिमला जी मुनिया को उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने कजरी की मदद से मुनिया को उसके कमरे में पहुंचाया और डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर में डॉक्टर आया। उसने मुनिया का मुआयना किया और उसे एक इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद मुनिया को होश आया। वो चीखते हुए बोली, मोहिनी दीदी और उनकी बेटी कहाँ है? डॉक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शांत हो जाइए, इतना तनाव लेना आपके लिए ठीक नहीं है। आप मां बनने वाली है। मुनिया ने चौंक कर कहा, क्या? डॉक्टर ने कहा, हाँ, अब आपको अपना ख्याल अच्छे से रखना होगा। फिर उसने बिमला जी को कुछ दवाइयां दी और चला गया। नहीं, जो बातें समझाकर चले गए उनके बाद मुनिया बिमला जी से पूछने लगी, माँ, मोहिनी दीदी और उनकी बेटी कैसी है और मैं यहाँ कैसे आ गई? बिमला जी ने सिर झुकाते हुए कहा, तू अब अपनी चिंता कर, दूसरों की नहीं। मुनिया घबराते हुए बोली, माँ, सच सच बताइए, सब ठीक तो है ना? बिमला जी आंसू बहाते हुए बोली, कुछ भी ठीक नहीं है बेटी। अमर ने मोहिनी और उसकी बच्ची को मार डाला, उनकी लाशें उठा ली गई है। मुनिया आंसुओं के साथ बोली, आप झूठ बोल रही है माँ जी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने मोहिनी दीदी से वादा किया था कि मैं उनकी बच्ची को बचाऊंगी। बिमला जी ने मुनिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, रो मत मेरी बच्ची, तुझे खुश होना चाहिए कि मोहिनी और उसकी बच्ची को इस नर्क से मुक्ति मिल गई है। अब वे इस हवेली के भीतर पल पल तड़पने से मुक्त हो गई है। मुनिया को बहलाकर सुलाने के बाद बिमला जी खुद अपने विचारों में खो गई। जब से मुनिया इस हवेली में आई है तब से कितनी औरतें जुल्मों का शिकार हुई है, कितनों ने अपनी जान गंवाई है, और मोहिनी के साथ जो हुआ वह सबसे भयानक था। मुनिया को अपने आप पर शर्म आ रही थी, क्योंकि एक और मुनिया थी जो मोहिनी के लिए अपनी जान देने को तैयार थी, और दूसरी ओर बिमला जी थी जो सब कुछ एक पत्थर की तरह देखती रही। सौम्या सिंह की आवाज सुनकर सुमेर सिंह अपने विचारों से बाहर आया और कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। बिमला जी ने कहा, मुनिया की तबीयत ठीक नहीं है, वह गर्भवती है, उसे आराम करने दीजिए। सुमेर सिंह ने उत्तर दिया, क्या वह पहली औरत है जो गर्भवती है? इस घर में हर औरत के साथ यही सब हुआ है और होता रहेगा। यदि तुम इसमें दखल दोगी तो बहुत बुरा होगा। जाओ यहां से। विमला जी ने एक बार मुनिया को देखा और फिर कमरे से बाहर चली गई। सुमेर सिंह ने दरवाजा बंद किया और मुनिया के पास आकर बैठ गया। मुनिया की नींद खुल गई। सुमेर सिंह ने कहा, तुम जाग गई हो मुनिया, अब मुझे कुछ करो और मेरे साथ अपना साथ दो। मुनिया उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमजोरियों के कारण वह उठ नहीं पा रही थी। उसने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। सुमेर सिंह ने कहा, फिर क्या हुआ? अगर कमजोरी लग रही है तो लेटी रहो। सुमेर सिंह के जाने के बाद मुनिया रोने लगी। आज वह मोहिनी की तरह बेबस महसूस कर रही थी। गर्भवती होना यह किसी सजा से कम नहीं था। बच्चे के गर्भ में आने के बाद शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। कभी अचानक से मितली आती है तो कभी थकान महसूस होती है, लेकिन यहाँ इन सब चीजों की कोई कद्र नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी भूख मिटानी थी, हर हाल में। मुनिया सोच रही थी कि चाहे बेटा हो या बेटी, उसे हार ही हार का सामना करना पड़ेगा। अगर बेटा हुआ तो वह भी इन लोगों की तरह बन जाएगा और औरतों पर अत्याचार करेगा, और अगर बेटी हुई तो उसे मार दिया जाएगा। यही सब सोचते सोचते उसका समय बीत रहा था। मुनिया, जो पहले बहादुरी का प्रतीक थी, अब खोई हुई सी लग रही थी। उसकी जगह एक खामोशी ने ले ली थी, जो हर पल एक भय के साए में जी रही थी। विमला जी ने मुनिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। मुनिया ने अपने चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली थी, जिसमें वह हर पल अपनी चिंताओं में डूबी रहती थी। एक दिन मुनिया अपने कमरे में उदासी में खोई हुई थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुनिया ने कहा, आ जाइए। उसे लगा कि कजरी है, इसीलिए उसने दरवाजा खोले बिना ही कह दिया। अचानक एक आकृति कमरे में दाखिल हुई और उसने मुनिया के पैर छुए। मुनिया ने हड़बड़ाकर उसकी ओर देखा। वो हट्टा कट्टा नौजवान था, और इससे पहले कि मुनिया कुछ पूछ पाती, वो नौजवान बोला, अरे परेशान मत होइए, मैं आपके बारे में सब जानता हूं। मुनिया थोड़ी हैरान होकर बोली,
मैं तुम्हें जानती तक नहीं। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मुनिया है ना? मुनिया ने हामी भरते हुए पूछा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? नौजवान ने कहा। मैं आदित्य हूँ, आपका देवर। अब पहचान में आया? मुनिया एकदम चौंकी। तू मांझी का बेटा है, आदित्य? आदित्य ने हंसते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। माँ ने आपके बारे में जितना बताया है वो तो कम है। और हाँ, मैं चाचा बनने वाला हूँ। मुनिया थोड़ी उदास होकर बोली। हाँ, आदित्य। आदित्य को उसकी उदासी खटकी। आप उदास क्यों हो गई? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुनिया ने उसकी बात को टालते हुए कहा। नहीं, मैं बस अपनी किस्मत पर हंस रही हूँ। माँ सही कहती थी, लेकिन तेरा स्वभाव इस हवेली के मर्दों से अलग है। आदित्य ने गंभीर होकर कहा। प्रेगनेंसी में उदास होना ठीक नहीं होता, इससे बच्चे का स्वभाव भी प्रभावित हो सकता है। मुनिया थोड़े तल्ख लहजे में बोली। तो अब मैं क्या करूं? भगवान ने मुझे ऐसी राह पर खड़ा कर दिया है जहां कोई रास्ता दिखता ही नहीं। वो अपने अंदर ही अंदर कुश्ती लड़ रही थी कि क्या सही है और क्या नहीं। तभी आदित्य ने कहा, आपने मांझी से मुलाकात की? मुनिया ने सर हिलाकर कहा, अभी नहीं। आदित्य ने कहा, अच्छा, मैं अब चलता हूं, आप आराम करें। इतना कहकर आदित्य कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद मुनिया सोचने लगी, माँ सही कहती थी, आदित्य बाकी मर्दों से बिल्कुल अलग है। माँ का त्याग वाकई सही दिशा में गया। फिर उसकी सोच और गहरी हो गई। मैं भी अपने बेटे को इस घर से दूर भेज दूंगी, लेकिन अगर बेटी हुई तो उसे यहां नहीं रखूंगी। अगर इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपने विचारों में खोई मुनिया खुद से बातें कर रही थी कि उसके भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसी बीच आदित्य विमला जी के कमरे में पहुंचा और उनके पैर छुए। विमला जी उसे देखकर खुश होने की बजाय कुछ परेशान दिखी। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। आदित्य बैठते हुए बोला, पर मां, आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। आप मुझे देखकर खुश नहीं लग रही है। विमला जी ने हंसते हुए कहा, अरे कैसी बातें कर रहा है? अपनी मां अपने बेटे को देखकर खुश क्यों नहीं होगी? आदित्य ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, पता नहीं, लेकिन मैंने आपका चेहरा पढ़ा तो लगा कि आपको मेरी अचानक मौजूदगी से कोई परेशानी हो रही है। विमला जी ने उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, अरे तू तो चेहरा पढ़ने में भी माहिर हो गया है। कुछ नहीं, मैं तो तेरे आने से बहुत खुश हूं। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे मुझे मत बहकाओ, मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूं, इतना तो समझ ही लेता हूं। वैसे बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। वैसे भी मैं पूरे 2 महीने आपके साथ बिताने आया हूं। विमला जी चौंकते हुए बोली, 2 महीने? पर तेरी पढ़ाई का क्या होगा बेटा? आदित्य ने उसे आश्वस्त किया, माँ मेरी छुट्टियां है। मैं सोचा इस बार आप लोगों के साथ वक्त बिताऊं और इस हवेली को भी ठीक से जान लो। मेरे सभी दोस्त अपने परिवारों की बातें करते रहते हैं और मैं सिर्फ आपकी यादों में खोया रहता हूं, इसलिए इस वक्त का भरपूर आनंद उठाने आया हो। और हाँ, देखूंगा कि आपने इस हवेली में कितने राज छुपा रखे हैं। विमला जी थोड़ा असहज हो गई। वो सोचने लगी, अगर आदित्य को हवेली के काले सच का पता चल गया तो क्या जवाब दूंगी? उसने बचपन से क्यों शहर में परवरिश पाई और क्यों हमने इन जमींदारों के अत्याचार को इतने साल सहा? अब वो किस किस से अकेली टकराएगी? आदित्य ने अपनी माँ को विचारों में खोया देखा तो हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो सच में गंभीर हो गईं। क्या मुझे आज भूखा ही रखना है? विमला जी मुस्कुराते हुए बोली, हो बेटा, तुझे देखकर मैं खुशी में सब कुछ भूल ही गई थी। अभी लाती हूँ खाना, तब तक तू फ्रेश हो जा। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। आदित्य अपने मन में सोचने लगा, ये क्या माजरा है? माँ मुझे देखकर परेशान लग रही थी और मुनिया भाभी भी कुछ उदास दिख रही थी। आखिर क्या चल रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? वो खुद से बातें कर रहा था कि तभी उसके पिता सुमेर सिंह कमरे में दाखिल हुए। आदित्य झुककर उनके पैर छूने लगा, लेकिन सुमेर सिंह कड़क आवाज में बोले, ये क्या कर रहा है? तू मेरा खून है, किसी के पैर छूना तेरे लायक नहीं है। ये हाथ बंदूक उठाने के लिए बने हैं, पैर छूने के लिए नहीं। आदित्य कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सका।
इतने में बिमला जी खाना लेकर आ गई। सुमेर सिंह को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया और ये आदित्य ने साफ देख लिया, पर वो अनजान बनकर सब देखता रहा। सुमेर सिंह गुस्से से बोले, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ऐसा हो गया है। किसी के सामने झुकना हमारे खून के खिलाफ है और यह पैर छू रहा है। कोई बात नहीं, इसे हम अपने जैसा बना देंगे। बिमला जी कुछ कहने को हुई, पर सुमेर सिंह कमरे से बाहर निकल गए। आदित्य ने मां से पूछा, मां, ये पापा क्या बोल रहे थे? बड़ों के पैर छूना इज्जत की बात होती है, फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिमला जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पापा कभी गांव से बाहर नहीं गए, उनकी सोच वहीं की है। धीरे धीरे उन्हें समझ आएगा कि तू सही है और वो गलत है। अब इन सब बातों को छोड़ और खाना खा। बिमला जी अपने हाथ से उसे निवाला खिलाने लगी। दिन बीत रहे थे, पर आदित्य को कुछ अजीब सा लगने लगा था। मुनिया भाभी के प्रति उसका लगाव बढ़ रहा था, जो उसे गलत लगता था। वो जानता था कि यह सही नहीं है, इसलिए वो जितना हो सके मुनिया से दूर रहने की कोशिश करने लगा। एक दिन वो यूं ही दिल्ली में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि सुमेर सिंह मुनिया भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। आदित्य ने पहले सोचा कि वो कोई काम से गए होंगे, पर जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आए तो आदित्य को चिंता होने लगी। वो मुनिया के कमरे की ओर बढ़ गया और देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है और अंदर से हल्की आवाजें आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो पापा और मुनिया भाभी बंद कमरे में कर रहे हैं। आदित्य सीधे मां के पास गया, जो अपने कमरे में बैठी बाल संवार रही थी। मां, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आदित्य बोला। बिमला जी बालों को छोड़ उसकी ओर मुड़ी और बेटे के चेहरे की गंभीरता को देखकर चौंक गई। फिर खुद को संयत करते हुए बोली, पहले बैठ जा बेटा, फिर पूछ क्या पूछना है। आदित्य उनकी बगल में बैठ गया और बोला, मां, आज मैंने जो देखा है उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसलिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बिमला जी गंभीरता से बोली, पूछ बेटा, क्या बात है? आदित्य ने धीरे से कहा, मां, मैंने पापा को मुनिया भाभी के कमरे में जाते देखा और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। ऐसा कौन सा काम है जो पापा दरवाजा बंद करके करते हैं? बिमला जी एक गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, तू गलत फहमी में है, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य ने कहा, ठीक है मां, इसी बात को साफ साफ कहिए। उसने बिमला जी का हाथ अपने सिर पर रखकर कहा, कृपया मेरे सिर पर हाथ रखकर सच सच बताइए। बिमला जी ने कहा, तुम बेकार की बातों में क्यों आ रहे हो? आदित्य ने उत्तर दिया, आज आप मुझे बहला नहीं सकती मां, मुझे आपकी कसम है कि सब कुछ सच सच बताइए। मजबूरी में बिमला जी ने आदित्य को सारी सच्चाई बता दी। आदित्य ने यह सब सुनकर क्रोधित होकर कहा, मुनिया भाभी के साथ इतना कुछ हो रहा है और आप मौन है। बिमला जी ने बेबसी से कहा, बेजा, हम चुप रहने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मोहिनी ने इसका विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तेरे भाई ने भी इनसे दूरी बनाए रखी है, क्योंकि पुलिस भी इनकी चमचागिरी करती है। आदित्य ने निश्चय व्यक्त किया, मैं मुनिया भाभी को इन सब से मुक्त करके रहूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान दांव पर लगानी पड़े। बिमला जी ने जवाब दिया, पर तू मुनिया को आजाद करके करेगा क्या? वह एक बच्चे की मां है, उसे कौन अपनाएगा, क्योंकि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। आदित्य ने कहा, मैं मुनिया के बच्चे को अपना नाम दूंगा। मां, मैंने उन्हें पहली बार देखे से ही पसंद किया है। दिल चाहता था कि बस उन्हें देखता रहूं उम्र भर, लेकिन भैया की पत्नी होने की सोच के चलते मैंने अपने अरमानों को दिल में ही दबा लिया। अब सच्चाई जानने के बाद मुझे उन्हें अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बिमला जी ने आदित्य का हाथ अपने कंधे पर रखकर कहा, बेटा, तू मेरी कसम खाकर जो कुछ भी सोच रहा है उस पर अमल करने से पहले सोच ले। ये लोग अपनी झूठी शान के लिए तुझे भी मारने से पीछे नहीं हटेंगे। मोहिनी शादीशुदा थी, उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। आदित्य ने मायूसी से कहा, आपने कसम दी है मां, इसलिए मैं नहीं तोड़ूंगा, लेकिन आपसे इतनी स्वार्थीता की उम्मीद नहीं थी। आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? आदित्य ने मां की दी कसम की वजह से मुनिया से और दूर रहना शुरू कर दिया। हालांकि उसके दिल में मुनिया के प्रति प्रेम और सहानुभूति बढ़ती रही। भले ही मुनिया जुबान से कुछ न कहती हो, लेकिन उसकी आंखें हर दर्द को बयान कर देती थी। एक दिन मुनिया अपने कमरे में बैठकर
कोई किताब पढ़ रही थी। विमला जी उसके पास बैठकर उसे देखने लगी और पूछा, मुनिया, तुम इतनी गहराई से क्या देख रही हो? विमला जी ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है। एक बात पूछूं? मुनिया ने कहा, हाँ पूछिए। विमला जी ने पूछा, अगर आदित्य जैसा कोई लड़का तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें इस नर्क से आजाद करके तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी बिताना चाहता है, तो क्या तुम उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहोगी? मुनिया ने जवाब दिया, पहली बात तो यह है कि आदित्य जी जैसे व्यक्ति को यह जानकर कि मेरा पति मेरे साथ रोज बलात्कार करता है, मुझे क्यों अपनाना चाहेगा? दूसरी बात, मां, मैं अपनी वजह से किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रही है? विमला जी ने कहा, बस ऐसे ही बेटा। अच्छा ये बताओ, कौन सी किताब पढ़ रही हो? मुनिया ने उदासी से कहा, गीता पढ़ रही हो माँ जी, बाबूजी ने दी थी। लोग कहते हैं कि गर्भावस्था में जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारी संतान पर भी उनका असर होता है, लेकिन मुझे नहीं पता भगवान ने मेरे बच्चे की किस्मत में क्या लिखा है। विमला जी ने कहा, ऐसा क्यों सोच रही हो? देखना, सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। मुनिया ने उत्तर दिया, माँ जी, आप भी मुझे झूठी दिलासा दे रही है, जबकि आप भी सच जानती है। विमला जी के पास मुनिया की बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि मुनिया की बातों में सच्चाई थी। जैसे जैसे प्रसव का दिन करीब आ रहा था, मुनिया की तबीयत और खराब हो रही थी। एक दिन मुनिया तीव्र पीड़ा से कराह रही थी और विमला जी उसके पेट पर गर्म पानी की पट्टी से सिकाई कर रही थी। इसी बीच सुमेर सिंह भी कमरे में दाखिल हुआ। विमला जी ने उसे देखकर कहा, मुनिया का अंतिम महीना चल रहा है और उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसे आराम करने दीजिए। सुमेर सिंह ने जवाब दिया, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद उसने मुनिया को विमला जी से अलग कर दिया। विमला जी ने सुमेर सिंह के पैर पकड़कर रुआं से होते हुए कहा, मुनिया को छोड़ दीजिए, वरना वह मर जाएगी। इसके बदले में आप मेरे साथ चलिए। सुमेर सिंह ने विमला जी को धक्का देते हुए कहा, तू मुझसे क्या उम्मीद करती है? मुनिया में वो शक्ति नहीं है जो तुझ में है, यहां से चली जा। आदित्य बाहर खड़ा था और सुमेर सिंह की बातों से उसकी रगों में खून उबाल रहा था, लेकिन मां की कसम के आगे वह बेबस था। जब उसने अपनी मां को जमीन पर गिरे देखा तो वह और सहन नहीं कर सका। वह अपनी मां के पास आया और उन्हें उठाते हुए बोला, अरे क्यों रो रही हैं आप? ये पहली बार तो नहीं हो रहा। यहां कितनी महिलाएं दम तोड़ चुकी है, एक और महिला की मौत से कुछ बदलने वाला नहीं है। विमला जी ने कहा, अब मुझे अपनी नजरों में और मत गिराइए बेटा, मैं मुनिया को कुछ नहीं होने दूंगी। सुमेर सिंह ने हंसते हुए कहा, तो तू क्या कर लेगी? विमला जी ने बिना एक शब्द कहे तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सुमेर सिंह आदित्य के सामने मुनिया पर बलात्कारी हरकत करने लगा। तभी आदित्य ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। सुमेर सिंह ने गुस्से में आदित्य पर झपट्टा मारा। तभी विमला जी ने बंदूक लेकर कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने सुमेर सिंह पर तानते हुए चिल्लाकर कहा, दोनों को छोड़ दो वरना मैं गोली चला दूंगी। सुमेर सिंह ने आदित्य का गला दबाते हुए कहा, तू मुझे मारेगा? हमेशा मेरे पैरों में पड़ा रहेगा? तुझ में इतनी हिम्मत आ गई है तो गोली चला। विमला जी ने क्रोध में सुमेर सिंह के कंधे पर गोली चला दी। गोली लगते ही सुमेर सिंह की पकड़ ढीली हो गई और आदित्य ने खुद को आजाद कर लिया। विमला जी ने सुमेर सिंह की कुर्ते की पॉकेट की ओर इशारा करते हुए आदित्य से कहा, उनकी जेब में कार की चाबी है, निकालो और मुनिया को लेकर भाग जाओ, मैं इन लोगों से निपट लूंगी। आदित्य ने कहा, मां, मैं इन दरिंदों के पास आपको छोड़कर नहीं जा सकता, या तो हम सब साथ जाएंगे या यहीं रहेंगे। विमला जी ने कहा, बेटा मेरी कसम है, मुनिया को बचा ले। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम दोनों की आगे की पूरी जिंदगी पड़ी है। आदित्य बोला, अगर आप चाहें तो मैं मुनिया को लेकर इन सब झंझटों से दूर चला जाऊंगा। गोली की आवाज सुनकर अमर सिंह और उसके आदमी भागते हुए आए। तभी विमला जी चीखते हुए बोली, अगर सुमेर सिंह को जिंदा देखना चाहते हो तो हट जाओ रास्ते से। डर के मारे सब रास्ता छोड़ने लगे, पर आदित्य नहीं। उसने सुमेर सिंह की जेब से चाबी निकाली और मुनिया को कंधे पर उठा लिया। उसी वक्त विमला जी सुमेर सिंह पर बंदूक ताने हुए कमरे से बाहर निकलने लगी।
आदित्य उनके पीछे पीछे बाहर आया। जब वे घर के बाहर पहुंचे तो सुमेर सिंह की मौत के डर से किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। आदित्य ने मोनिया को कार की फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद कार स्टार्ट करके हवेली से निकल गया। सुमेर सिंह अपने आदमियों पर गुस्से से चिल्लाया, ये औरत कुछ नहीं कर सकती, जाओ और उनका पीछा करो, उन्हें मार डालो। विमला जी ने धमकी दी, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो तुम्हारा मालिक अपनी जान से जाएगा। सुमेर सिंह के आदमियों ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाए, विमला जी ने 2 गोलियां सुमेर सिंह के सीने में उतार दी। सुमेर सिंह जमीन पर गिर गया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विमला जी का सामना करे। जब विमला जी को लगा कि आदित्य दूर जा चुका है तो वे वहीं जमीन पर बैठ गईं। अमर सिंह ने कहा, आज जो तुमने किया उसके लिए तुझे भी गोली मार देनी चाहिए थी, पर तूने सुमेर को मारकर मेरे काम को आसान कर दिया, इसलिए तुझे मौत देने की जगह कैद में रखूंगा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि विमला जी को स्टोर रूम में बंद कर दो और 2 दिन तक भूखा प्यासा रखो। 2 आदमियों ने विमला जी को उठाया और उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया। पर विमला जी को अब संतोष था, क्योंकि मुनिया इस नरक से हमेशा के लिए आजाद हो गई थी। उधर मुनिया की तबीयत और बिगड़ने लगी। आदित्य उसे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, आपकी पत्नी का बीपी बहुत हाई है, वो बहुत तनाव में है। अगर हालत नहीं सुधरी तो हमें ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ेगा, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, किसी भी तरह मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। रात भर मुनिया डॉक्टर की निगरानी में रही और अगले दिन उसने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। जब मुनिया ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया तो उसकी आंखों से आंसू छलक गए। आदित्य ने मुनिया के आंसू पोंछते हुए कहा, बहुत आंसू बहा लिए तुमने, अब नहीं, अब तुम हंसो। मुनिया मुस्कुराते हुए बोली, इतनी मेहरबानी क्यों? आदित्य हंसते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा कि तुम और हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो, यही काफी है। मुनिया नाटक करते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं समझी। आदित्य वहीं घुटनों के बल बैठ गया और अपनी अंगूठी मुनिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? मुनिया ने नजरें झुकाकर रिंग लेकर कहा, हाँ। आदित्य ने उसे गले से लगा लिया और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशहाल थी। मुनिया ने आदित्य के बच्चे को जन्म दिया और उनकी खुशियां 2 गुनी हो गईं। वक्त बीतता गया और अब उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर मुनिया को एक अपराध बोध परेशान करता रहता था। अक्सर रात में उसे औरतों की चीखें सुनाई देती और उसे विमला जी की आवाज सुनाई देती, जो कहती थी, तू ही इन औरतों को बचाएगी। एक रात मुनिया ने आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे गांव जाना है। पता नहीं मां के साथ क्या हुआ होगा और सुमेर सिंह और अमर सिंह ने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी होगी। मुझे अब और नहीं सहा जाता, मुझे गांव जाकर उन्हें सजा दिलानी है। आदित्य ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे बच्चों के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इन्हें अकेले कैसे संभालूंगा? मुनिया ने आदित्य के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूं। हमारे देश में कई वीरांगनाएं जन्मी हैं और अगर वो देश के बारे में ना सोचती, जब वह अपने बारे में सोचती, तो क्या आज उनका नाम भी होता? उसने खुद के बारे में बहुत सोच लिया था और बहुत जी लिया था। अब उसे दोषियों को सजा दिलवानी थी। आदित्य ने कहा, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन यह बताओ, तुम उन्हें सजा कैसे दिलवाओगी मुनिया? मुनिया ने कहा, इस बारे में अभी सोचा नहीं है। आदित्य ने सुझाव दिया, तुम गांव जाओगी जरूर, लेकिन सही योजना के साथ। मैं कुछ सोचता हूं। कुछ देर बाद मुनिया ने कहा, मुझे सजा दिलाने का उपाय मिल गया है। मैं हवेली के आसपास के सभी गांवों में जाऊंगी और उन परिवारों के बारे में जानूंगी जिन्होंने अपने बेटों की शादी हवेली में की है। आदित्य ने कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी, इसमें खतरा हो सकता है। मेरा एक भरोसेमंद साथी है, तुम उसके साथ जाओगी और हवेली के पास वाले गांव में उसकी पत्नी बनकर रहोगी। और एक बात याद रखो, हमेशा घूंघट में रहोगी ताकि कोई तुम्हें पहचान न सके। मुनिया ने कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा, लेकिन पहले हमें उस कॉलेज में जाना चाहिए
जहां मोहिनी दीदी अमर से मिली थी। वहां से हमें मोहिनी दीदी का पता मिल जाएगा। आदित्य ने कहा। हाँ, तुमने सही सोचा। मुझे पता है अमर सिंह किस कॉलेज में पढ़ता था। हम एक दिन वहां पहुंचेंगे। मुनिया ने पूछा। फिर देर किस बात की? आज ही हम निकलते हैं। मैं बच्चों को तैयार कर लेती हूँ। आदित्य ने कहा। मैं अपने दोस्त को फोन कर लेता हूँ जिसके साथ तुम गांव में जाओगी। इतना कहकर आदित्य ने लैंडलाइन से किसी नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई और वह व्यक्ति आने के लिए तैयार हो गया। आधे घंटे बाद बेल बजी और मुनिया ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति ने मुनिया को नमस्ते किया और अंदर आ गया। आदित्य ने उसे देखकर कहा, थैंक यू सो मच प्रकाश। अब मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम कोई निर्णय लेना। आदित्य ने उसे पूरी कहानी बताई और कहा, इस काम के लिए मैं तुम्हें रुपये 50,000 दूंगा। प्रकाश ने 1 घंटे सोचने के बाद कहा, भाई मैं भाभी के साथ जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं इसके बदले कुछ नहीं लूंगा। भाभी इतना पुण्य का काम कर रही है, मुझे भी थोड़ा पुण्य कमाने दो। अगर मैं वहां से जिंदा नहीं लौटा तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। आदित्य ने कहा, प्रकाश ऐसा मत बोलो, तुम दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। अगर बच्चों को वहां खतरा ना होता तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलता और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। आदित्य ने फिर एक कार बुक की और सब लोग चल पड़े। अगले दिन दोपहर तक वे मोहिनी के शहर में कॉलेज पहुंच गए। आदित्य ने कॉलेज के प्रिंसिपल से मोहिनी का पता प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह तैयार नहीं हुए। फिर मोनिया ने प्रिंसिपल को बताया कि मोहिनी और उसकी बच्ची के साथ क्या अत्याचार हुआ। यह सुनकर प्रिंसिपल बहुत दुखी हुए और उन्होंने मोहिनी का पता देने के लिए हामी भर दी। पता लेकर वे मोहिनी के घर तक पहुंच गए। मोहिनी के घर की घंटी बजाई तो एक 45-50 साल की महिला ने दरवाजा खोला। मुनिया ने मोहिनी के बारे में पूछा तो उस महिला ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन मुनिया हार मानने वाली नहीं थी। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया। आखिरकार उस महिला ने दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुला लिया। तभी एक अधेड़ आदमी उनके पास आया और बैठ गया। मुनिया ने पहले दोनों को प्रणाम किया और फिर मोहिनी के बारे में बताया। यह सुनकर महिला और पुरुष जमीन पर बैठकर रोने लगे। मुनिया और आदित्य ने उन्हें हिम्मत दी और अमर सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार कर लिया। फिर वे वहां से निकल गए। मुनिया ने आदित्य और अपने बच्चों से आखिरी बार गले मिलकर प्रकाश के साथ अपने खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। मुनिया ने गांव की महिलाओं की तरह कपड़े पहने और प्रकाश के साथ बस में बैठ गई। बस गांव से कुछ मिनट की दूरी पर थी। तभी मुनिया ने गर्दन तक लंबा घूंघट काट लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। जैसे ही बस रुकी, प्रकाश और मुनिया अपना सामान लेकर उतरे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्योंकि रात जल्दी होने वाली थी। वे गांव के अंदर चले गए। मुनिया को उम्मीद थी कि कोई न कोई उन्हें आसरा जरूर देगा, क्योंकि गांव के लोग बड़े दिल वाले होते हैं। लेकिन हर घर का दरवाजा खटखटाने के बावजूद उन्हें निराशा ही मिली। अंततः वे दोनों पुआल के ढेर के पास बैठ गए। तभी एक बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा और पूछा, कौन हो तुम लोग और इस रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मुनिया ने कहा, हम पास के गांव में रहते हैं। ये हमारे पति हैं जो शहर में काम करते हैं, लेकिन मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया। 2 दिन से खाने के नसीब का कोई ठिकाना नहीं था। एक व्यक्ति ने हमें बताया कि सुमेर सिंह के यहाँ हमें काम मिल सकता है। हम बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कर सकते हैं। एक वृद्ध महिला ने कहा, अभी रात बहुत हो चुकी है, हमारा घर पास में है, तुम दोनों वहीं चलो, हम कल देखेंगे कि तुम्हें काम कैसे दिलाया जाए। मुनिया ने कहा, ठीक है दादी। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमारी बेटियां मुनिया और प्रकाश को अपने घर ले आई और उनके लिए खाना परोसा। उसने कहा, हमारे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा है, तो तुम खा लो और अपने पति को भी खिला दो। मुनिया ने पूछा, पर आपने खुद कुछ खाया दादी? वृद्धा ने भीगी पलकों से जवाब दिया, नहीं बिटिया, हम शाम को ही खा चुके हैं। मुनिया ने कहा, आप अकेली रहती हैं? वृद्धा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हाँ बेटा, पहले एक बेटा और एक बेटी थी। एक दिन हमारे बेटे ने कहा कि बहन को अच्छा रास्ता मिल गया है, दहेज में 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा और बहन जीवन भर खाट पर ही रहेगी। उस समय हमने मान लिया। शादी के बाद हमें पता चला
कि हमारा बेटा पैसों के लालच में बिटिया का विवाह सुमेर सिंह से कर रहा है। जब हमें इसका पता चला तो हमने उसे बहुत गालियां दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन बाद ही वह पैसे लेकर शहर भाग गया। हम सुमेर सिंह के पास गए, हाथ जोड़े, लेकिन उसने हमारी बेटी से मिलने नहीं दिया। अब बीते हुए 20 साल हो गए हैं। अब हमें लगता है कि हमारी बेटी जिंदा नहीं है, लेकिन यह सुनकर कि सुमेर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे दिल को ठंडक मिली है। मुनिया ने कहा, तो सुमेर सिंह नहीं रहा? वृद्धा ने कहा, हाँ बिटिया, तुम लोग खाना खा लो। मुनिया और प्रकाश ने भोजन किया और उसके बाद वृद्धा उन्हें एक कमरे में ले गई और सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। कमरे से बाहर निकलते ही प्रकाश ने कहा, ये अमर सिंह और सुमेर सिंह सच में राक्षस है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुनिया ने कहा, अब केवल अमर सिंह बचा है। सुमेर सिंह बहुत चालाक था, लेकिन अमर सिंह उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने मकसद में सफल हो जाऊंगी। इसके लिए मैं हवेली जाकर अमर सिंह के खिलाफ सबूत जुटाऊंगी और आसपास के गांवों के लोगों से भी। मुझे ऐसे लोगों की पहचान चाहिए जिन्होंने मजबूरी में अपनी बेटियों को अमर सिंह से ब्याह दिया था, जिनकी बहू बेटियों की अमर सिंह ने इज्जत तार तार की है। फिर उन लोगों को अमर सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार करना होगा। ये काम थोड़ा कठिन है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले मेरे पापा से बात करनी होगी। जब तुम उन्हें मेरे बारे में बताओगे तो वो मान जाएंगे। फिर उनकी मदद से बाकी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करना। इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए धैर्य से काम लेना होगा, मुनिया ने कहा। प्रकाश ने जवाब दिया, मुनिया, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। भाभी जी, हवेली में खतरा हो सकता है, इसलिए आपको भी हमेशा सतर्क रहना होगा, मुनिया बोली। प्रकाश जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप भी सावधान रहिए ताकि अमर सिंह तक कोई बात न पहुंचे, प्रकाश ने कहा। बिल्कुल भाभी जी, अब चलिए सोते हैं। प्रकाश बेड पर सो गया और मुनिया चादर लेकर जमीन पर लेट गई। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर तैयार हो गए। प्रकाश मुनिया के पिता से मिलने और उनसे बात करने के लिए निकल पड़ा, जबकि मुनिया एक बूढ़ी औरत की मदद से अमर सिंह की हवेली में नौकरानी बनकर घुस गई। हवेली में एक औरत ने पूछा, तुम्हारा नाम कजरी है ना, और घूंघट इतना गहरा क्यों किया हुआ है? मुनिया ने जवाब दिया, मेरा नाम ललिया है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब कर लेती हूँ। सुना है कि मालिक की नीयत ठीक नहीं, इसलिए हमने घूंघट कर रखा है। पेट की आग बुझाने के लिए तो आखिर यहाँ काम करने आना ही पड़ा। कजरी ने कहा, सबकी यही मजबूरी है, काम ठीक से करना, सफाई से। फिर कजरी ने एक 15-16 साल की लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये हमारी छोटी मालकिन है, उसके पैर छूकर आशीर्वाद लो। मुनिया ने सिर झुकाया और कहा, मालकिन तो बहुत छोटी लग रही है। कजरी बोली, तुम्हें उससे क्या लेना देना, जाकर बर्तन धो लो। मुनिया बोली, ठीक है, और किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। धीरे धीरे मुनिया ने छोटी मालकिन से बातें करना शुरू कर दिया। छोटी मालकिन का नाम बिंदिया था और उसे मुनिया से बातें करना अच्छा लगने लगा। एक दिन मुनिया ने बिंदिया से कहा, मालकिन, आप बहुत किस्मत वाली है जो आपको ऐसा घराना मिला। हम गरीबों की तो जिंदगी कमाने में ही बीत जाती है, आराम तो हमारे नसीब में कहाँ है। बिंदिया ने कहा, मेरा नाम बिंदिया है, और जहां तक किस्मत की बात है, जब तुम इस हवेली में होने वाले अत्याचारों के बारे में जानोगी तो समझोगी कि असली किस्मत तुम्हारी है। तुम्हारा पति तुम्हारी परवाह करता है, इसलिए किस्मत वाली तो तुम हो। मुनिया बोली, तो फिर आप इसके खिलाफ कुछ करती क्यों नहीं? बिंदिया बोली, हम अकेले क्या कर सकते हैं? यहाँ कितनी औरतों के साथ बुरा हुआ है, पर जो भी आवाज उठाती है उसे अमर सिंह मार देता है। मुनिया ने पूछा, ये आपको किसने बताया? बिंदिया ने कहा, कजरी दीदी और बाकी नौकरों के मुंह से सुना है। तभी मुनिया ने अपना घूंघट उठाया और बोली, ये सब झूठ है, मैं ही मुनिया हूं। बिंदिया आश्चर्य से बोली, ये कैसे हो सकता है? मुनिया ने कहा, ये सब अफवाह है, अमर सिंह ने लोगों को डराने के लिए फैलाई है। मैं यहां सिर्फ उसे सजा दिलाने आई हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? बिंदिया बोली, हम क्या कर सकते हैं? मुनिया ने समझाते हुए कहा, तुम बस पुलिस के सामने अपनी कहानी सुनाओगी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। बिंदिया बोली, हम तैयार हैं मुनिया दीदी, आप जो कहोगी हम वही करेंगे। मुनिया ने कहा, फिलहाल तो किसी के सामने मेरी असलियत मत खोलना।
सही समय आने पर मैं तुम्हारी गवाही का इस्तेमाल करूंगी। दोनों बातें करने में इतनी मग्न हो गई कि उन्हें अमर सिंह के आने की आहट तक नहीं हुई। अमर सिंह दरवाजे के बगल में चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातचीत सुन रहा था। जैसे ही मुनिया घूंघट किए हुए कमरे से बाहर निकलने लगी, अमर सिंह ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, तू मुझसे मिलना चाहती थी। मुझे लगा था कि तू इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाएगी, लेकिन तू तो सचमुच साहसिक निकली। खुद को खत्म करने आ गई। आज तुझे की औकात दिखा दूंगा। मुनिया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अमर सिंह। अमर सिंह मुनिया की बात सुनकर जोर से हंसा और उसे जमीन पर धकेलते हुए पैरों से मारने लगा। तुम सारी औरतों की यही औकात है, समझी? मुनिया ने अमर सिंह को हंसते हुए देखा और कहा, जो करना है कर ले अमर सिंह। मुनिया जो करने आई है वो करके रहेगी। अमर सिंह ने मुनिया की ओर भी बेरहमी से पिटाई की। मुनिया की स्थिति असहनीय हो गई। तभी उसने एक बड़ा फूलदान देखा। उसने साहसिकता दिखाते हुए उस फूलदान को उठाया और अमर सिंह के सिर पर दे मारा। अचानक हुए इस हमले से अमर सिंह चकरा गया और बिंदिया की ओर बढ़ने लगा। मौका पाकर मुनिया तेजी से बाहर भागी, दीवार पर टंगी बंदूक उतारी और कमरे में वापस आई। वहां देखा कि बिंदिया बिस्तर पर पड़ी है और अमर सिंह उसका गला दबा रहा है। मुनिया ने अमर सिंह की पीठ में गोली मारी, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। फिर खुद को संभालते हुए मुनिया की ओर बढ़ने लगा। मुनिया ने उसके सीने में एक और गोली उतार दी। कुछ ही क्षणों में अमर सिंह की मौत हो गई और वह मृत्यु की नींद में सो गया। बिंदिया मुनिया के गले लगकर रोते हुए बोली, तुम सचमुच मां दुर्गा का रूप हो, जिन्होंने अमर सिंह जैसे राक्षस से हमें बचाया। मुनिया ने बिंदिया को अलग करते हुए कहा, हम सब में माता बसी है, बस उन्हें सही समय पर जगाने की जरूरत है। जब तक हम सहते रहेंगे, राक्षस हमारे शोषण को जारी रखेंगे, इसलिए खुद लड़ना सीखो। अब मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। मुनिया ने हॉल में जाकर फोन से पुलिस को बुलाया और आदित्य को सूचित किया। पुलिस हवेली पहुंच गई और मुनिया को गिरफ्तार कर लिया। बिंदिया, कजरी, हवेली के बाकी नौकर और गांव वालों की गवाही से साबित हो गया कि अमर सिंह गुनहगार था और मुनिया ने बिंदिया को बचाने के लिए सब कुछ किया, इसलिए बिंदिया को बाइज्जत छोड़ दिया गया। इसी बीच आदित्य भी वहां पहुंच गया। कजरी की मदद से विमला जी को छुड़ा लिया गया। विमला जी द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई की गई, जहां सैकड़ों कंकाल मिले, जिनमें नवजात बच्चों के भी कंकाल थे। यह दृश्य देखकर मुनिया आदित्य से लिपटकर रो पड़ी। सभी कंकालों का अंतिम संस्कार हुआ और उनकी आत्मा की शांति के लिए विमला जी ने पूजा करवाई। मुनिया को देखकर उसके पिता भावुक हो गए और उससे गले लगकर रोने लगे। आदित्य ने मुनिया की सहायता से बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जिसमें न केवल पढ़ाई बल्कि आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए जाते थे। शाम को गांव की औरतों और मर्दों को भी पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही यह भी बताया जाता था कि बेटा हो या बेटी, सम्मान की जरूरत पुरुष पर नहीं बल्कि महिला पर निर्भर करती है। इससे औरतों को बेटी होने पर दिए जाने वाले तानों पर रोक लगी। विमला जी की सलाह पर गांव में एक फैक्ट्री लगाई गई ताकि गांव वालों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। आदित्य ने गांव में एक अस्पताल भी खोला, जहां हर प्रकार का इलाज होता था। मुनिया ने गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें घरेलू उत्पाद जैसे आचार, पापड़, तिल्ली बनाने में मदद की। जिन औरतों को सिलाई में रुचि थी, उन्हें सिलाई मशीन और अन्य आवश्यक सामग्री मुफ्त में उपलब्ध करवाई। एनजीओ उनकी बनाई चीजें और कपड़े शहर में बेचने में मदद करने लगे। मुनिया के प्रयासों से गांव वालों की जिंदगी में बदलाव आया। विमला जी और बिंदिया जैसी कई औरतों ने भी खुद के लिए लड़ना सीख लिया। गांव की प्रगति देखकर विमला जी ने मुनिया का माथा चूमते हुए कहा, तू सच में भाग्यशाली है मुनिया, तूने जो कहा था वो कर दिखाया। अब सभी लोग खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मुनिया और आदित्य के परिवार में खुशी और संपन्नता लौट आई। बिंदिया को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया और एक अच्छे लड़के की खोज कर बिंदिया का विवाह करने की योजना बनाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।